Assalamualaikum students, कैसे हैं आप लोग? I welcome you all on the lecture number 15 of Financial Accounting and Reporting 1. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक सवाल करना है जिसमें डिस्क्लोजर सीखने हैं, क्योंकि 20 नंबर का जो सवाल आना है उसमें उसने मांगना ही डिस्क्लोजर है। तो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट खोल लेते हैं और वहां पे देख लेते हैं कौन सा ऐसा जो बेसिक सवाल हो जिसमें तकरीबन सारी चीजें कवर हो, वो हम पिक कर लेते हैं। और बेसिक पहले सवाल कर लेंगे ना, ताकि डिस्प्लेयर की शक्ल थोड़ी बहुत ही तो हमें आ गई। आपकी दो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से भला? कॉस्ट का या ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का, और दूसरा एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का। उस अकाउंट को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देना, ये एक बन जाता है आपका नोट। और जितने भी एसिड है, हर एसिड का अलग अलग से कॉलम आएगा। तो ये चीज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। बाकी ये कि होमवर्क जो भी देता हूँ वो करके आना है लाजमी, ठीक है? क्योंकि देखिए, मेहनत आपने खुद करनी है। यहाँ पे अगर बात समझ भी आ रही है तब भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो फायदा नहीं है, और समझ नहीं आ रही और फिर भी आप दोबारा उसको नहीं देखते तो फिर तो है ही मसला। तो आपने लाजमी अपने तौर पर मेहनत करनी है ताकि पेपर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह पास हो। बार बार ये आपको बात बताता हूँ कि आगे कंपटीशन बहुत सख्त है, ठीक है? सीए इंटर जिसने अगर 2 साल से ज्यादा लगा दिए तो बस वो अच्छी फर्म का तो सोचे ही ना, और आगे बल्कि किसी फर्म का भी ना सोचे। इतने हालात, मतलब मार्केट के जो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा हूँ कि मार्केट के हालात ऐसे हैं कि यही बात है, फर्म ने कितने ट्रेनिंग रखते हैं और हजारों के हिसाब से बच्चे अब सीए में आ रहे हैं, ठीक है? तो बात वही है कि आगे वही निकलेगा जो टाइम इफेक्टिव चलेगा। कर तो लेगा सीए, वो मसला नहीं है। अगर एक ने 12-13 साल में किया, एक ने 5 साल में किया, तो है तो बराबर ही है सीए। लेकिन उसने 6-7 साल ज्यादा जाया करनी, तो वो पहले ही मेहनत कर लेता। तो चलें जी, ये साथ साथ बड़ा जरूरी होता है, ठीक है, गाइडेंस, कि आपने जल्द से जल्द करने। कोई भी मसला मसाइल हो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है जी? हम आई कैप की बुक से कोई एक सवाल पिक करते हैं, इसमें डिस्क्लोजर का पूछा हो। अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा है उसने, प्रोड्यूस द एनालिसिस, ठीक है? ये भी डिस्क्लोजर ही होता है, एनालिसिस भी कहते हैं। ओके, इसमें कितने एसिड्स आ रहे हैं भला? 3 आ रहे हैं। ये भी अच्छा सवाल है। एडजस्टमेंट्स लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 11, ये बिल्कुल ठीक है। आप क्या करें? शो द डिस्क्लोजर्स अंडर IAS 16 इन रिलेशन टू फिक्स्ड एसिड्स इन द नोट, ठीक है? आपने क्या बनाना है? डिस्क्लोजर्स बनाने हैं IA 16 के मुताबिक, ठीक है? तो हमने बेसिक फॉर्मेट तो याद किया, इसके साथ साथ कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी आते हैं, तो हम ये सवाल कर लेते हैं। इसकी वजह से हमारा पूरा डिस्क्लोजर का बेसिक एंड टू एंड नॉलेज कवर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अब हम डिस्क्लोजर पर्सपेक्टिव से चीजें सीख रहे हैं। अकाउंटिंग हमने सीख ली, क्या क्या सीख लिया? एक्सचेंज ऑफ एसिड्स, अगर कोई एसिड्स एक्सचेंज हो जाए उसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं? कोई नया एसिड हो उसको क्या करते हैं? डिस्पोजल की अकाउंटिंग कैसे होती है? रीवैल्यूएशन कैसी होती है, ठीक है? मैक्सिमम ये चीजें हो सकती है। एसिड आया, फिर कोई डिस्पोज हो गया, वो कोई एक्सचेंज हो गया, कोई रीवैल्यू हुआ, और डेप्रिसिएट कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बाकी 2 मेथड पे हमने देखे थे। और क्या क्या था? तो इस तरह की चीजें हैं कॉमन, ठीक है? और एसिड की कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो पहले लेक्चर में जो हमने देखा था। इसके अलावा किसी को कुछ याद आ रहा हो कि हमने मतलब तकरीबन हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? आप सिर्फ उसको प्रेजेंट करना है, 20 नंबर गेन करना है। तो आप लोग बुक का पेज नंबर खोल लें 42, आई कैप की जो नई स्टडी टेक्स्ट है, ये जो भी पेज नंबर 42, और एग्जाम्पल नंबर है भला 11, FAM, ठीक है? तो पहले पढ़ लेते हैं। FAM हैज द फॉलोइंग टेंजिबल एसिड, ठीक है? हमने क्या कहा था? फिक्स एसिड वही होते हैं जो टेंजिबल IA 16 लगे। इनटेंजिबल पे तो IAS 38 लगता है, वो तो FR2 के सिलेबस में आई बिलीव। तो पहले ये तो हमें पता है क्या क्या एसिड है उसके। लैंड, लैंड कितने की है जी? 500 की है। डेप्रिसिएशन 0, ये क्या वजह? लैंड की डेप्रिसिएशन 0 कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि लैंड एक वाहिद एसिड है IA 16 में जो आता है जिसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। बाकी हर चीज कभी ना कभी डेप्रिशिएट होती रहेगी। बिल्डिंग्स हैं, 400 की, 80 की डेप्रिसिएशन है, तो 320 की नेट बुक वैल्यू या रिटर्न ऑन वैल्यू है, ठीक है? प्लांट एंड मशीनरी है, ये वो। एसिड अंडर कंस्ट्रक्शन, ये क्या चीज होते हैं? अंडर कंस्ट्रक्शन।
आपको याद हो, दो एक लेक्चर पहले मैंने पूरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का पूरा कॉन्सेप्ट और एंट्री समझाई थी। तो मुझे तो ये वही चीज लग रही है, कैपिटल एसिड अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि अभी कंस्ट्रक्शन में है, यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। इसका क्या करते हैं, क्या ये फिक्स्ड एसिड बन चुका है, अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज है? नहीं, बल्कि ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसको हम देखेंगे कि हमने डिस्क्लेयर में क्या करना है। ठीक है, ये भी एक नई चीज सीखनी है। अच्छा, ये 35 दिसंबर 2014 के बैलेंस दिए हैं वे। ठीक है, 2014 हमने क्या निकालने हैं, नोट बनाना है 2015 का। ठीक है, 2015 का नोट बनाना है क्लोजिंग, 2014 का दिया तो मतलब ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, ओपनिंग दिए हुए हैं, साल के दौरान हमने कुछ प्लस माइनस करना होगा तो हम करते चले जाएंगे। इन द ईयर एंडेड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, साल के दौरान ओपनिंग तो ये पड़े हुए थे, कितने थे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फिक्सचर, ये। और साल के दौरान ये भाई सब कुछ काम हुए हैं। फर्दर कॉस्ट ऑफ ₹53,000 वर इनकर्ड बीइंग कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जो 91 था ना, 91 क्या है, रुपीज इन 000, 91,000 का एसिड पड़ा था। ये डेप्रिशिएट क्यों नहीं हो रहा? ये भी बस मजे की बात है, क्यों नहीं? क्योंकि एसिड अभी अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज ही नहीं है, तो डेप्रिशिएट क्यों होगा? इसकी डेप्रिशिएशन 0 होती है। अच्छा, उन्होंने कहा कि साल के दौरान 53,000, 53,000 आर आल्सो इनकर्ड, उस पर मजीद लगा दिए। आप बिल्डिंग कम कॉस्टेड कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, ओके। यानी कि कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था एसिड्स अंडर, एक एसिड अंडर कंस्ट्रक्शन, नहीं एसिड्स मतलब काफी ज्यादा एसिड्स भी अंडर कंस्ट्रक्शन थे 91,000 के, उस पर आपने 53,000 और लगाया। ठीक है, उसमें से लाख के एसिड कंप्लीट हो गए। तो जब मैंने क्या कहा था, कॉस्ट लगाते हैं उसका क्या खर्चा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, जो भी खर्चा लगाते हैं, रेत, बजरी, सीमेंट, वट। और जब कंप्लीट हो जाता है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस खत्म हो जाता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट, एसिड डेबिट हो जाता है। पर क्या उसने कोई डेट बताई है कि कब कंप्लीट हुआ? ठीक है, ये साथ साथ कुछ चीजें हाईलाइट कर लेते हैं ना यहाँ पे। ओके जी। ठीक है, क्या उसने कुछ बताया कि कब कंप्लीट हुई? तो ये बात आप पल्ले से बांध लें कि डिस्पोजल जब भी डिस्पोजल कि कब बेचा, या एडिशन के कब ऐड हुआ, डेट ना बताए, आपने हमेशा क्या ज्यूम करना है कि साल के पहले दिन। नो डेट, अगर कोई डेट नहीं बताता तो आपने क्या ज्यूम कर लेना है, आखिरी दिन ज्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये समझ लें, क्योंकि उसने जब सारी एडिशन होगी तो ये समझते हैं कि ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईयर। ठीक है, ये बात याद रखिए हमेशा, क्योंकि एसिड तब ही डेप्रिशिएट होगा जिस दिन वो अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज होगा। क्या इसमें उसने बताया है? उसने ये कह दिया बिल्डिंग कॉस्ट कंप्लीट हो गई थी साल के दौरान, तो हमें क्या बता, 5 जनवरी को भी है, फरवरी को भी है, 30 जून को भी है, कब हुई है? कुछ नहीं बताया डेट। तो जब भी मैंने क्या कहा, एडिशन की डेट ना बताए या डिलीशन की, कि किस दिन एडिशन हुई है, किस दिन डिलीशन हुई है, तो आपने क्या करना है हमेशा, फर्स्ट डे ऑफ ईयर, साल का आपने ये समझना कि साल के पहले दिन ही ये काम हो गया है। जो भी डिस्पोजल था वो भी पहले दिन हुआ है, जो भी एडिशन थी जिसकी डेट नहीं बताई वो पहले दिन हुई है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ये ज्यूम करना। फिर अ डिपॉजिट ऑफ 20,000 इज पेड विच इज अनडिलीवर्ड, कंप्यूटर के लिए कोई आपने एडवांस दिया था, डिपॉजिट करा दिया था 20,000 पे, क्या मुझे कंप्यूटर भेज दो, वो अनडिलीवर्ड ईयर एंड तक, यानी कि 31 दिसंबर 15 पर हमारे पास नहीं आया। तो हमारे पास जब आए नहीं, अवेलेबल हुआ ही नहीं है, तो उसको डेप्रिशिएट करने की जरूरत है। पहली बात है कि उसको डेप्रिशिएट नहीं करना। उससे भी पहली बात, उससे पहली बात ये कि ये तो एडवांस है, ये एसिड नहीं है। ठीक है, हमने क्या एंट्री की होगी, जब पैसे दिए होंगे तो बैंक क्रेडिट 20,000 टू एडवांस डेबिट। यार ये तो एडवांस दिया आपने, ऐसा है कि नहीं? तो एडवांस क्या होता है, मैं उस दिन इस पे बड़ी डिटेल, जिस दिन मैंने CWAP वाला कराया था ना, ये भी बताया था उस पॉइंट। क्या होता है एडवांस, हमेशा आपका करंट एसिड होता है ना, क्योंकि कंप्यूटर्स के लिए दिया है उसने, तो बस ये एसिड्स में लिखना है एडवांस के नाम से। ठीक है, PPIA16 का पार्ट नहीं है, IAS16 में पार्ट नहीं है। ठीक है, ये तो आपने एडवांस दिया है, तो मतलब ये इस नोट में नहीं आएगा, जो हम नोट बनाने लगे हैं ना उसमें नहीं आएगा। एक बात, दूसरी बात ये भी आप कह सकते हैं कि सर ये शायद एडवांस उसलिए दिया हो जो कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, किसी ठेकेदार को पैसे दिए होंगे कि यार इंटेल ले आओ एडवांस में, या सरिया, बजरी, वट जो भी एसिड अंडर कंस्ट्रक्शन, जो भी एसिड है। ठीक है, ये तो मैं कंस्ट्रक्शन की मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है कोई मशीन अंडर कंस्ट्रक्शन हो, प्योर चीज हो। ठीक है, सिर्फ आसानी के लिए हमने ये समझा।
तो क्या उसमें जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि न्यू कंप्यूटर सिस्टम्स, नाम से ही पता चल गया यार कि कंप्यूटर सिस्टम का एडवांस है। ठीक है, कोई बिल्डिंग है उसका एडवांस होता है तो फिर भी है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं आता। क्यों? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में वो आएगा जो खर्चा लग चुका है एसिड पर। आपने खर्चा लगाया ही नहीं, आपने तो ठेकेदार को पैसे दिए हैं, जब वो सामान ले आएगा उस पर लगाएगा तो फिर वो तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट बनेगा। तो आपने एडवांस किसी को दिया तो आप एडवांस उसको ट्रीट करें, एसिड ना बनाए, IS 16 के स्कोप से बाहर है। तो ये 2 पॉइंट्स होंगे। एडिशंस हुई हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। इसको देख लेंगे कैसे करने। एडिशन ऑफ फिक्सचर्स एक्सक्लूडिंग डिपॉजिट 40,000। ठीक है, फर्नीचर की फिक्सचर्स हुई हैं एक्सक्लूडिंग डिपॉजिट, कंप्यूटर का जो ऊपर दिया उसके अलावा 40,000 है। एक्सक्लूडिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट्स के अलावा कितनी एडिशन हुई हैं? 40,000, यानी कि हाँ ये 40,000 सच्ची वाली हुई है एडिशंस। बाकी 20,000 तो एडवांस दिया, उसको हमने कहा एडवांस ट्रीट करेंगे। IS 16 के नोट में नहीं आएगा। IS 16 तो टेंजिबल एसिड्स की जिनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है उसको डील करता है ना। अच्छा जी, फॉलोइंग एसिड और सोल्ट डिस्पोजल भी आ गया सवाल में, बिल्कुल इसकी काउंटिंग में हम पढ़ चुके हैं, कोई मसला ही नहीं है, कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि जो भी एसिड बिकता है उसके लिए हमें 4 चीजें पता होनी चाहिए। क्या? वो एसिड याद करें, लाइक अपने दिमाग पे ना जोर डालें, ज्यादा जोर भी नहीं डालते ना, सोचते हैं। जो भी एसिड बिकता है उसके लिए हमें 4 चीजें पता हो। क्या? लिया कब था, डेट ऑफ परचेज। ठीक है, कितने का लिया था, उसके अलावा कब बेचा, कितने का बेचा। ठीक है, तो 4 सवाल। तो लिया कब था, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, लिया कब था नहीं पता। कितने का लिया था पता है, कॉस्ट। ठीक है, कब बेचा वो भी नहीं पता। बेचना पता हो तो मैं हम क्या कहते हैं कि पहले दिन को ही बेचा, ये तो हमने चलो पता करा लिया। कितने का बेचा, प्रोसीड्स बताइए कि बेच के इतना पैसा मिला, ये 86,000 का बेचा, ये 2,000। ठीक है, तो 4 सवालों में से लिया कब था नहीं पता हमें। ठीक है, तो ये हम ढूंढ लेंगे सवाल में। ठीक है, एक शॉर्टकट फार्मूले से ना देख लेंगे कि कब लिया था। कितने का लिया था वो तो हम नहीं ढूंढ सकते, तो उसने बताना था। ना भी बताए तो हम मैं अभी आपको सवाल में मैथमेटिक्स भी सिखाऊंगा कि कैसे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिसिंग हो कैसे निकाल सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन की मदद से दूसरी इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। लिया कब था नहीं पता, देख लेंगे, निकाल लेंगे, क्योंकि डाटा मौजूद है, मुझे नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। कितने का लिया तो कौन पता है, कब बेचा नहीं पता तो हम कहते हैं पहले दिन कोई बेचा होगा, और कितने का बेचा ये डेट। तो 4 इंफॉर्मेशन तकरीबन हमें पता ही है, जो नहीं पता वो निकाल लेंगे। फिर रीवैल्यूएशन भी आ गई, मजे की बात। लैंड और बिल्डिंग दोनों रीवैल्यूएशन हुई। 1 जनवरी साल के पहले दिन हुई, टू इतनी, जिसमें से लैंड एंड बिल्डिंग जोड़ के रखा हुआ है कि ठीक है कि 1.5 मिलियन की लैंड एंड बिल्डिंग है, हो गई है, जिसमें से 9 लाख जो उनसे हैं वो लैंड के हैं, तो बाकी बिल्डिंग के होंगे ना। लैंड एंड बिल्डिंग को इकट्ठा क्यों रखते हैं? क्योंकि लैंड के ऊपर ही बिल्डिंग बनती है ना, ये तो नहीं होती कि बिल्डिंग हवा में है और लैंड जमीन पे, ऐसे नहीं, लैंड के ऊपर। तो लैंड एंड बिल्डिंग को हम यूजली कंबाइंड ही रखते हैं, लेकिन हम अपने सवाल में तोड़ इसलिए देंगे क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है, और इस पे रीवैल्यूएशन भी होगी। तो जैसे जैसे बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी वैसे वैसे उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस भी खत्म होता जाएगा। तो अभी सवाल करेंगे, परेशान नहीं होना। फिर यूजफुल लाइफ ऑफ, रिवैल्यूएशन के जरिए ना, हमने क्या कहा था, जब वो सर्वेयर आता है ना, आके बताता है कि यार इतने की आपकी जमीन है या एसिड है, ठीक है, बिल्डिंग, तो वो मालियत बताता है तो साथ में जिंदगी भी बता सकते हैं कि यार आपकी जिंदगी ना एसिड की इतनी नहीं इतनी होगी। तो हमने कहा था उसकी बात मान लेंगे, जहरी बात है, अगर वैल्यूएशन वाली बात मानते हैं तो कुछ और वो बात कहेगा तो वो नहीं मानेंगे, आधी चीज जो हमारे हक में है वो मान लेंगे, बाकी नहीं मान, ऐसे नहीं। तो उसने क्या कहा कि इकोनॉमिक लाइफ, यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ अनचेंज है। ठीक है, मतलब जो थी वही है, मतलब बिफोर 10 ईयर्स बिफोर द रिवेलेशन से पहले उसकी जिंदगी 10 साल थी। रिवेलेशन वाला आया बंदा, उसने उसकी वैल्यू तो देख ली कि ऊपर नीचे जो भी होगा अभी हम देखते हैं, लेकिन उसने लाइफ पे कोई कमेंट नहीं किया, उसने कहा वही है जो आपकी बुक्स में है ना, बस ठीक है इतनी जिंदगी है। ठीक है, अच्छा, द रीवैल्यूएशन, ये ऊपर वाले पॉइंट में एक बात मजे की है। द रीवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय, जो भी है, माइकल जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग वैल्यू। ओके, ये बड़ी अहम बात है, ये मैं आपको डिस्क्लोजर में सिखाऊंगा कि ये क्या चीज है। मैंने आपको एक बात तो बता दी थी, क्या बोला कि उसका सर्वेयर का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, कि गैर जानिबदार।
ये नहीं कि आपका भाई इंजीनियर है, वो आपके आके आपकी कंपनी की वैल्यूएशन, सारी बात है, भाई है, कजन है, चाचू है, मामू है, जो भी रिश्ते हैं, या कोई अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, तो वो तो यही कहेगा यार वैल्यू आपके एसेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट बंदा, तो उसने क्या कहा है, रीवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय मार्क्स एंड सर्वेस ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ बात क्या है। फिर डेप्रिसिएशन के रेट्स और मेथड बता दिए क्या। बिल्डिंग स्पेक को क्या करना है, 2% पर एनम स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, प्लांट को 20% स्ट्रेट लाइन पे करना है, फिक्सचर्स को 25% रिड्यूसिंग पे करना है। तो डेप्रिसिएशन के तो हम माशाल्लाह पहले चीजें बन चुके हुए हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन निकाला तुम्हारे बाएं हाथ का खेल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। उसने क्या कहा, नोट डिस्क्लोजर बनाओ। ठीक है, डिस्क्लोजर कहा उसने। तो जब भी आपने सवाल में डिस्क्लेयर देखना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक दफा सवाल पढ़ लिया, मोटा मोटा आइडिया हो गया इसमें कितने किस्म के एसिड है, कौन कौन से एसिड है, मुझे जो आइडिया हुआ है ना, एक तो इनके पास लैंड है, दूसरा बिल्डिंग है, तीसरा प्लांट एंड मशीनरी है, चौथा फिक्सचर्स है, पांचवा एसिड अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन उसको हमने क्या कहा, पीपी के नोट से बाहर रहेगा ये वाला। क्यों बाहर रहेगा, क्योंकि ये अभी अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज ही नहीं हुआ, रास्ते में बन रहा है अभी। ठीक है, तो ये है तो IS 16 के स्कोप में, लेकिन डिस्क्लोजर से बाहर रहेगा। इसका अलग से एक लाइन डालेंगे, वो कैसे करते हैं हम देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि अभी अवेलेबल फॉर यूज ही नहीं हुआ, तो ना ये डेप्रिशिएट हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो बस इसको अलग से रखना। ठीक है, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फिक्सचर्स। उसके अलावा पांचवी चीज क्या है, कंप्यूटर आए हैं, नहीं कंप्यूटर नहीं आए। क्यों, क्योंकि हमने ये तो एडवांस दिया था। अगर आ जाते तो फिर अलग से लाइन डाल लेते, एडवांस था तो एडवांस में जाएगा, भाई कंप्यूटर नहीं आए हमारे पास। तो ये 4 से 5 एसिड है, तो जब भी आपका नोट आए तो आपने गिन लेने कितने एसिड है बस, और डायरेक्ट नोट का फॉर्मेट आपके दिमाग में है, डायरेक्ट जाके नोट बनाना शुरू कर देने। ठीक है, ताकि फॉर्मेट तो बनाए, कुछ 2 4 नंबर तो सिक्योर हो, फिर ओपनिंग बैलेंस उठा के वो तो लिख सकते हैं ना। तो आज हम इस लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको आज से अगर तो एक्सेल पे सिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, वर्किंग हम क्या करेंगे, नोट पैड भी करेंगे कि एक्सेल का भी कोई फायदा होना चाहिए ना, क्योंकि आगे देखें MSc के जो भी CA के पेपर है ना, CA फाइनल्स के, वो एक्सेल बेस्ड होना शुरू हो गए हैं। तो उम्मीद ये है कि, या डर ये है कि शायद इन नियर फ्यूचर, साल 2 साल तक के शायद कैफ वाले पेपर भी, जिस तरह ACCA के एग्जाम है ना, वो तो कंप्यूटर पे होते हैं। पहले हम वर्किंग हाथों से ही करेंगे, आप तो है रजिस्टर पे ना हाथों से करेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे चलो एक्सेल का भी हमें तरीका आ जाए। ठीक है, और वहां पे जब बनाता हूँ ना, तो वो एक थोड़ी सी ना, क्योंकि बड़े सवाल है थोड़े से, ये आपको दिखाता हूँ। ये देखें बनेगा इसी तरह, लेकिन थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना आपके लिए, मुझे तो मुश्किल नहीं है, मैंने तो सवाल कराना है जैसे भी कर। तो एक्सेल में प्रेजेंट करता हूँ, वर्किंग सारी हम यहाँ पे करेंगे, सिर्फ उठा के चीजें वहां पे लिखेंगे। आपने तो है रजिस्टर पे एक पहले पेज पे अच्छा सा नोट बनाना शुरू करें मेरे साथ ही। तो चले जी, मैं 1 मिनट पॉज करता हूँ और मैं इतनी देर में नोट बना लेता हूँ, फिर आपको टाइम दूंगा, आप भी नोट बना लीजिएगा पॉज करके। तो चलें जी, कैसे होगा, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, क्या लिखते हैं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ठीक है, क्रॉस कैरिंग अमाउंट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसमें, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ऐसे ही है ना, फिर ट्रांसफर्स। ठीक है, और फिर बाकी मैं लिखता हूँ, आप भी अपने उस पे ना, ताकि पॉज करके लिखता हूँ ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए। ठीक है जी, मैं एक्सेल पे बना रहा हूँ। आपने मतलब अकाउंट्स किस तरह बनाते हैं, आपने पेन पेंसिल से बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले कंपनी के नेम, फिर नोट्स टू द अकाउंट, फिर फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, ये फॉर द ईयर होते हैं नोट्स। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट एज एट होती है, कैश फ्लो, अच्छा होती कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, बैलेंस शीट एज एट, कैश फ्लोज फॉर द ईयर, चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर, नोट्स टू द अकाउंट फॉर द ईयर। ठीक है, सिर्फ बैलेंस शीट एज एट होती है, बाकी सब फॉर द ईयर बनते हैं, तो ये फॉर द ईयर है। नोट नंबर 10 9 जो भी बोले आप, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले ग्रेस ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आती है, उसका ओपनिंग बैलेंस, फिर ट्रांसफर्स। ठीक है, रिवैल्यूएशन से पहले जो नहीं ट्रांसफर करते, नेट रिप्लेसमेंट वाला, वो वाला ट्रांसफर है। फिर रीवैल्यूएशन कोई हुई, फिर एडिशंस, फिर डिस्पोजल या डिलीशन, डिलीशन की जगह डिस्पोजल ज्यादा सुटेबल है तो आप डिस्पोजल लिखा करें। और फिर क्लोजिंग, ये लाइन एक्स्ट्रा है तो उसको यहाँ से उड़ा देते हैं कि क्लोजिंग आ जाता है। इसी तरह क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन का ओपनिंग, फिर ट्रांसफर। ठीक है, वही वाला फॉर्मेट छापना है बस।
फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ये, फिर क्लोजिंग ये लाइन एक्स्ट्रा, इसको भी उड़ा देते हैं। फिर आखिर में क्या था, नेट बुक वैल्यू। तो नेट बुक वैल्यू किसके बराबर होगी, इसका जो क्लोजिंग आएगा, ठीक है, ये जो क्लोजिंग आएगा इसका, इसको मैं कर देता हूँ ठीक, बॉर्डर कर लेता हूँ। ठीक है, इसके क्लोजिंग में से इसका क्लोजिंग या माइनस होगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेट बुक वैल्यू। ठीक है, और कितने एसिड, हमने क्या कहा, हर एसिड का, हर एसिड का अलग से कॉलम बना दो। तो लैंड और बिल्डिंग को मैंने अलग कर दिए पहले सवाल में समझाने के लिए। क्यों, क्योंकि लैंड की डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे देखें, ये तो 0 0 है ना, 0 0 0 0 0 0। क्यों, क्योंकि लैंड तो डेप्रिशिएट होती ही नहीं है। हाँ, अगर कोई बेची हुई तो उसकी भी मतलब लैंड वाली डेप्रिसिएशन में तो सब कुछ 0 0, क्योंकि इसकी डेप्रिसिएशन ही नहीं होती, ना इसका ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है, ना इसका कोई ट्रांसफर होगा, ना इसकी रिवैल्यूएशन शायद हो सकती है, तो इसको 0। लेकिन रिवैल्यूएशन के वक्त एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी हो गई नहीं, तो ट्रांसफर क्या होगी, तो वो भी 0, डेप्रिसिएशन तो हो ही नहीं सकती। डिस्पोजल है तो उसकी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब होती नहीं, तो लैंड का ये याद रखिएगा, लैंड का पूरा कॉलम हमेशा 0 0 0, ये वाला। ठीक है, तो नेट बुक वैल्यू क्या होगी, जो उसकी कॉस्ट होगी उसमें से ये -0 माइनस होगा, तो वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कितना था, कितने किस्म के एसिड थे सवाल में पढ़े जरा। उसने क्या कहा था, लैंड एंड बिल्डिंग, उसको मैंने इसलिए अलग किया ताकि कंफ्यूज ना हो, पहला सवाल है ना, अगले सवालों में हम मिक्स ही रखा करेंगे। फिर प्लांट एंड मशीन था, फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर थे, और कंप्यूटर्स थे नहीं, क्योंकि वो आए ही नहीं थे। जब आए ही नहीं थे तो कंप्यूटर को लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो एडवांस हमने ट्रीट किया कि यार ये तो कंप्यूटर के अगेंस्ट एडवांस चला गया है। तो यहाँ पे टोटल का कॉलम हमेशा बना करेगा। ठीक है, ये टोटल का कॉलम है। एग्रीड, तो ये देखिए अभी तक हमने क्या छापा, फॉर्मेट तो हमें याद है, ये फॉर्मेट याद कर लें। फिर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आएगी, ओपनिंग ये, फिर क्युमुलेटिव से ओपनिंग ये, क्लोजिंग, फिर नेट बुक वैल्यू। तो क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, एसिड का क्लोजिंग माइनस क्युमुलेटिव क्लोजिंग, तो यहाँ पे नेट बुक वैल्यू आनी। और हर एसिड का अलग अलग, यानी लैंड है अलग, बिल्डिंग अलग, प्लांट एंड मशीनरी अलग, फर्नीचर फिक्सचर है अलग कॉलम, यहाँ पे अगर कंप्यूटर्स होते तो अलग, गाड़ियां होती है, व्हीकल्स अलग, जो जो चीजें आती है ना, हर चीज का अलग अलग कॉलम पर। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मेट तो रेडी कर दिया, बस अब इस फॉर्मेट में चीजें उठाकर पुट करनी है। तो मैंने क्या कहा था, आपने जनरल एंट्रीज करनी हो तब, ठीक है, एंट्रीज करनी हो तब, अकाउंट्स बनाने हो तब, नोट्स या ये डिस्क्लोजर बनाना हो तब, वर्किंग तो हमेशा जरूरी है। वर्किंग करेंगे तो चीजें आएंगी, तो यहाँ पे लिखेंगे ना। तो आइए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ठीक है, वर्किंग हम उसी तरह अपने मैनुअल करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको भी समझ आए। ये तो नोट, इसमें तो कोई मसला तो नहीं है, मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आगे आपने फर्म में या कहीं भी जाके इसी तरह के नोट्स देखने हैं। ठीक है, तो मसला होना भी नहीं चाहिए। शुरू शुरू में अगर मसला हो भी रहा तो 1 2 दिन देखते रहेंगे, इंशाल्लाह ठीक है, मसला खत्म हो जाएगा। क्योंकि वर्किंग तो मैं आपकी तरह करूंगा ना, जिस तरह हम पेज पे करते हैं। सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए मैंने कहा यार साफ सुथरा हो जाए, वहां से फिगर निकालेंगे, बस यहाँ पे उठा के लिख देंगे, तो कोई मसला नहीं होगा। तो आइए जी हम सवाल पढ़ते, सवाल अपने पास खोल लें सारे। ठीक है, पेज नंबर 41 है आई कैप की बुक का। ठीक है, तो वन बाय वन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, अच्छा ओपनिंग तो लिखना है, तो कोई मसला नहीं है ना, ओपनिंग तो लिखते हैं ना सवाल में। ठीक है, ओपनिंग यहाँ इसका देखें, 500 है, 400, 1613, 390, ये एसिड सेक्शन तो मैंने कहा नोट में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अभी ये बन रहा है, तो हम तो फिक्स एसिड जो बन चुके हैं उनका करेंगे, इसकी अलग से लाइन लिखेंगे। तो ओपनिंग इसका भी उठा के लिखता हूँ, इसका भी ओपनिंग उठा के लिखता हूँ। ठीक है, ओपनिंग में तो मसला नहीं होगा। तो आप भी ओपनिंग उठाए लिखें, कितना आया जी, 500, 400, 1613, 390। लैंड कितनी है जी, 500, बिल्डिंग 400, और 1613, 390। 1613 की प्लांट मशीनरी, 390 का उसकी ओपनिंग। इसको यहाँ पे सम करें सबको, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों का सम होगा ना, तो 2903।
अच्छा, यहाँ पे ऊपर ये बात लाजमी लिख दीजिएगा हमेशा यहाँ पे, क्या बोला कि रुपीज इन 000 है ना, ये ऐसा है कि नहीं, सब 000 में ना, तो यहाँ पे ये बात लिख देनी चाहिए हमें, ताकि बस आप नीचे हम 500 लिख रहे हैं तो मतलब ऊपर 000 है, यानी कि 500 आगे 3 0, और 5 लाख, ये 4 लाख, ये 1.6 मिलियन, ये 3,90,000। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन का ना इम्पोर्टेंट चीजें हैं, रुपीज इन 000। ठीक है, यहाँ पे इसलिए करा रहा हूँ एक्सेल पे कि थोड़ा साफ सुथरा होगा, बाकी वर्किंग वहां पे करेंगे। पहला काम क्या किया हमने, ओपनिंग बैलेंस उठाए हैं किसके, एसिड की कॉस्ट के, जो भी कॉस्ट या ग्रॉस कैरिंग अमाउंट की ओपनिंग 500 400। ठीक है, इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग दिया हुआ है, वो भी उठा ले। ठीक है, दिया है ना, ये देखें 80, लैंड तो खैर होती नहीं है, 0, 80, 480, 458, 140। ठीक है, ओपनिंग उठा के लिखना है बस। ठीक है, यहाँ से कॉस्ट उठा के लिखे, ओपनिंग है, यहाँ से डिप्रिसिएशन, तो लिखे जरा 80, 458, 140। लैंड की कितनी है जी, जमाशुदा डेप्रिसिएशन, लैंड को तो हमने क्या पहले कहा 0 होगी। फिर बिल्डिंग की कितनी है, 80, इसको हम 80 लिख देंगे, यहाँ पे 80 लिखा। ठीक है, बिल्डिंग में 80 लिखा। ओपनिंग 458 है, प्लांट एंड मशीनरी की 458, एंड फर्नीचर की कितनी है भाई, 140, 140 लिख दिया बस, और इस सबको सम कर दिया। इन सबको आप सम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा क्या, ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी सम करेंगे तो आंसर यही आएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, इन सबको सम करें तो 678 बनेगा। ठीक है, पहला काम ये किया, जो ओपनिंग थे ना, ओपनिंग उठा के लिख दिए बस, और कोई अभी तक मैंने अकाउंटिंग की नहीं है। ओपनिंग को क्या करते हैं, सिर्फ उठा के लिखते हैं। ओपनिंग की कोई डबल एंट्री होती है, बिल्कुल नहीं होती। बस जो पिछले साल का क्लोजिंग था, इस साल उठा कर लिख दिया। ठीक है, तो कुछ नंबर तो मेरे पास आ गए, मैंने फॉर्मेट बना लिया अच्छे से, और मैंने ओपनिंग लिख दी है। ठीक है, तो 20 में से मेरे तकरीबन दो एक नंबर तो बन गए। अब बाकी नंबर के लिए मेहनत करते हैं, चले। आप सवाल आप अपने पास खोल ले, मैं अपने पास वर्किंग खोल लेता हूँ। ठीक है, वर्किंग यहाँ पे करता जाता हूँ, और सवाल आपकी बुक्स में है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि स्क्रीन पे ना दोनों चीजें खोल नहीं सकते इकट्ठे। तो हमने सवाल पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया, मैं आपको एक एक एडिशन में पढ़ता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। लेक्चर नंबर 15 है हमारा। ओके, इसको आई डोंट नो। लेक्चर नंबर 15। तो एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और उसकी डबल एंट्री सोचते जाते हैं कि हमने करनी क्या है। तो सबसे पहले कौन सी एडजस्टमेंट पढ़ें आपके ख्याल में, जो जिस चीज में आप माहिर है ना, मेरे ख्याल में तो आप हर चीज में ही माहिर है, तो सबसे ज्यादा किस में महारत हासिल है आपको, रिवैल्यूएशन में, या कौन से, बहरहाल सीक्वेंस में ही पढ़ते हैं, चलिए कोई नहीं, इकट्ठे पढ़ते जाते हैं और सॉल्व करते हैं। पहली एंट्री जरा आप पढ़ें, further cost of 53,000 are incurred on buildings being constructed। ठीक है, तो एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पर 53,000 लगा है, तो इसका मैं आपको अलग से नीचे पल के बना ही देता हूँ, इसका भी अलग से बना देते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप जाएंगे नोट के नीचे यहाँ पे, ठीक है, ये नोट नंबर क्या था, 10 था, तो यहाँ पे 10.1, 10 था तो नीचे क्या आ जाएगा, नोट नंबर 10.1। उसमें क्या लिखेंगे आप, 10.1 नोट का नंबर है जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस या एसिड्स अंडर कंस्ट्रक्शन उसने यूज किया है ना, तो इसकी भी मूवमेंट बनती है, TRUCTION, एसिड अंडर कंस्ट्रक्शन का नाम देंगे आप। इसको देखें पीपीई से अलग नीचे लिखा, क्यों, क्योंकि इसकी डेप्रिसिएशन वाला खाता नहीं होगा ना, ये वाला खाता नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि ये अभी अवेलेबल फॉर इंटरनेट यूज है ही नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसको मैंने नीचे अलग से लाइन में लिख दिया।
क्योंकि ये भी बंद रहा है, तो इसका भी जो भी बंद रहा होता है इसका भी हमेशा क्या होता है, ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग कितना था, फिर एडिशन कितनी होगी, मजीद कितने पैसे लगे, फिर यहाँ से कोई ट्रांसफर कह लें या डिलीशन कह लें, ट्रांसफर या डिलीशन। क्यों, क्योंकि जो चीज कंप्लीट होगी होगी तो वो अभी भी क्या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आनी चाहिए। जो कंप्लीट होगी होगी वो यहाँ से निकल जाएगी, वो यहाँ से निकल के ऊपर चली जाएगी यहाँ पर कहीं। ठीक है, यहाँ पे एडिशन में चली जाएगी, पीपी के अंदर एडिशन होगी। एग्रीड। ओपनिंग आएगा, बिल्कुल। अब ठीक है, सवाल में बताया कितना उसने ओपनिंग, उसने कहा 91 का ओपनिंग था, एसिड अंडर कंस्ट्रक्शन 91, तो ओपनिंग में क्या लिखूं यहाँ पे मैं, 91। ठीक है, ओपनिंग कितना है 91 का, बिल्कुल। ठीक है, रुपीज इन थाउजेंड, ये बस याद रखनी है बात। क्योंकि इसमें बस मसला यही होता है, कभी वो मिलियंस में दे देता है बैलेंस, हम लिखते नहीं है, हम रुपीज इन थाउजेंड लिख देते हैं, तो वो सारा मतलब गलत हो जाता है ना, शॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ही गलत है। या वो थाउजेंड में देता है तो हम रुपीज में लिख देते हैं। अच्छा, ओपनिंग कितना था, फिर एडिशन कितनी हुई, उसने पहली लाइन में कहा फर्दर कॉस्ट ऑफ 53,000 आर इनकर्ड, उस पर मजीद 53,000 रुपया लगाया। ठीक है, 53,000, तो जब पैसे लगाते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में तो क्या एंट्री होती है, आपको सिखाई हुई है ना, क्या एंट्री होती है, कि बैंक क्रेडिट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट। याद करें, रुके आपको दिखाता हूँ नोट से, ताकि आपको यकीन आ जाए यार बाकी हमने पढ़ा होता पुराने किसी लेक्चर में। ये एडवांस वाला भी कराया था, और ये इन्वेंट्री वाला भी कराया था, ये बिल्कुल, ये देखें। सीडब्ल्यूआईपी क्या एंट्री, ऑल कॉस्ट इनकर्ड क्या होती है, सीडब्ल्यूआईपी डेबिट कैश क्रेडिट, जो भी सीडब्ल्यूआईपी पे खर्चा होता है ना, सीडब्ल्यूआईपी डेबिट कैश क्रेडिट, सीडब्ल्यूआईपी डेबिट कैश क्रेडिट, जो भी खर्चा है मटेरियल का, लेबर का, जो भी बताया, अगर नहीं बताया तो बस ने टोटल बता दिया ना कि 53,000 लगाया, तो मतलब सीडब्ल्यूआईपी डेबिट कैश क्रेडिट, मतलब एसिड बंद रहे ना, तो एसिड जब बंद रहे तो एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। फिर जब कंप्लीट हो जाएगी, अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज हो जाएगी, इंजीनियर आके कहेगा भाई आपकी चीजें तैयार हो चुकी हैं, उस दिन हम कहेंगे हाँ अब ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहा, ये हमारा एसिड है, तो क्या हो जाएगा, जो भी एसिड है, बिल्डिंग या जो भी, एसिड डेबिट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को आप जरूरत नहीं है क्योंकि वो तैयार हो चुकी है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो भी पड़ा है उसको खत्म कर दो और उठाकर एसिड में लिख दो, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट एसिड डेबिट जब कंप्लीट हो जाएगी, तो ये दोनों काम हमारे सवाल में हुए हैं। हुआ क्या, ठीक है जी। हमने क्या यार, हमारे पास ओपनिंग पड़ा हुआ था, कितना पड़ा हुआ था जी, ओपनिंग था 91,000 का, 51,000 का मजीद लगाया, तो ओपनिंग 91,000 का है, रुपीज इन 000। फिर एडिशन हुई सीडब्ल्यूआईपी में, क्या 53,000 का खर्चा किया तो क्या एंट्री की होगी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 53,000 से, और क्रेडिट क्या होगा, कैश या बैंक जो भी खर्चा किया है। ऐसा है कि नहीं, अब अगर पैसे दिए नहीं है उसको तो पेबल क्रेडिट हो जाएगा ना। ठीक है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में मजीद खर्चा हो तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, तो 53 से ऐड हो जाएगा। ठीक है, कोई मसला। फिर उसने क्या कहा, आप बिल्डिंग कॉस्टिंग 1 लाख इज कंप्लीटेड, यानी कि बिल्डिंग बना रहा था, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में क्या है, बिल्डिंग नाम की एक चीज है, बिल्डिंग बन रही है। सही बात है, एक साल में तो नहीं बन जाती, तो उसको काफी ऐसा लगता है, एकदम तो नहीं बन जाती ना कि चुटकी बजाई बिल्डिंग बन गई, ऐसा ऐसा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है, फिर जिस दिन कंप्लीट हो जाता है तो उस दिन वहां से ट्रांसफर। कहता है 1 लाख रुपए की कंप्लीट होगी है तो क्या होगी, यानी कि अब वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहा, वो बिल्डिंग बन चुकी है, तो क्या एंट्री करेंगे उसकी, बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग डेबिट कितने से, 1 लाख रुपए से, बिल्डिंग डेबिट टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में था ना, वहां से क्रेडिट। ठीक है, 1 लाख, बिल्डिंग हमारी बन गई, बिल्डिंग डेबिट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आप वहां से निकल जाएगी, क्योंकि वहां से शिफ्ट होगी है बिल्डिंग के अकाउंट में, एक अकाउंट के पहले जो खर्चा था वो सारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जाता रहा, जिस दिन वो मुकम्मल हो गया वहां से उठ के बिल्डिंग में चला गया। ठीक है, तो बिल्डिंग डेबिट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट करना है यहाँ से, यानी यहाँ से माइनस हो जाएगा 100 का। वजह क्या है कि वो बिल्डिंग में चला गया है, बस। और फिर इसका क्लोजिंग आ जाएगा, 91 प्लस 53 कितना होता है, 94 प्लस 50
144 में से 100 का चला गया तो पीछे 44 क्या आ जाएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो इसको बस उठा के लिखें जरा अकाउंट में। 91 ओपनिंग है, 53 की एडिशन हुई है, तो ये एंट्री हमने पोस्ट करनी है बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, ये वाली बात याद रखिएगा, डबल एंट्री पोस्ट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से ला क्रेडिट, ये तो हमने कर दिया। ठीक है, बिल्डिंग में भी डेबिट करना है, और ये 53 तो हमने कर दिया था, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, यानी इसको हमने 53 से बढ़ा दिया। कैश वाला अकाउंट, तो कैश, क्योंकि हम IS16 का नोट बना रहे हैं, कैश का नहीं बना रहे, तो कैश का तो कैश आपके माइंड में जो जो भी है अकाउंट उसमें खत्म। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट किया, बढ़ाया यहाँ पे, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ाया, और बिल्डिंग को, ठीक है, ये एंट्री हमने पोस्ट कर दी। फिर बिल्डिंग डेबिट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को हमने यहाँ से खत्म किया, क्रेडिट किया, बिल्डिंग के अकाउंट में डेबिट करना है, ये याद रखिए बात। तो चलें ये तो कमल करते हैं। 91, 53, 100, ठीक है, कितना, तो ओपनिंग 91 था, फिर 53 का मजीद ऐड हुआ, फिर ट्रांसफर कितना हुआ पीपी में, 100 का। ठीक है, यहाँ से निकल के यहाँ से माइनस करेंगे ना, यहाँ से माइनस हुआ, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कितना पड़ा हुआ है, क्लोजिंग, इसमें ये चीजें होती हैं बस। ओपनिंग, मजीद कितना पैसा आया, लगा वर्क इन प्रोग्रेस में, और ट्रांसफर कितना हुआ, और क्लोजिंग, बस। इसमें कोई डेप्रिसिएशन, कोई रिवैल्यूएशन, कोई इस तरह की चीज नहीं है इसमें आपके लेवल पे। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या 91 में ये ऐड करें। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे करें, 91 प्लस 53 माइनस 100, 44 आएगा बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग, यानी 44 का पड़ा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग एसिड। ठीक है, यानी कि एक काम से तो हमारी जान छुटी। अब हमने लिखना क्या है यहाँ पे, बिल्डिंग में एडिशन हुई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडिशंस की बात करता हूँ। ठीक है, बिल्डिंग्स की बल्कि बात कर लेते हैं ना। बिल्डिंग में क्या हुई, एक साल के दौरान एडिशन हुई, कितने की भला, 1 लाख रुपए की। ठीक है, CWIP से बिल्डिंग में ट्रांसफर हुआ ना। तो मैं देख लेता हूँ सवाल में कोई और एडिशन तो नहीं, अब मैं बिल्डिंग पे फोकस कर लेता हूँ। तो आप सवाल पढ़े जरा, कोई और एडिशन है बिल्डिंग में, कोई और एडिशन नहीं है, हाँ रीवैल्यूएशन हुई है। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन हुई है। ओके, बिल्डिंग में अभी तक एक एडिशन हुई है, और इसकी फिर बाद में रिवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारा, पॉइंट पे पॉइंट चलते हैं, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, इसको टिक करते हैं। दूसरा पॉइंट, डिपॉजिट कराया है उसने और एसिड डिलीवर नहीं हुआ। ठीक है, तो डिपॉजिट की क्या एंट्री होती है, डिपॉजिट की क्या एंट्री होती है, बैंक डिपॉजिट। ठीक है, जो भी जहाँ पे भी इसको डिपॉजिट किया, डिपॉजिट या एडवांस डेबिट, कितने का डिपॉजिट कराया उसने, 20,000 का, टू बैंक क्रेडिट। ठीक है, ये IS16 के नोट से ही बाहर है, क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा, ये तो डिपॉजिट है या एडवांस है, ये करंट एसेट्स में जाएगा। ठीक है, या अगर बहुत बड़ा मतलब 10 साल का डिपॉजिट कराए तो फिर नॉन करंट में चला जाएगा। लेकिन ये IS16 में नहीं आता, इतना बस याद रखते हैं, क्योंकि ये एडवांस, IS16 में तो एसिड्स आते हैं, तो ये IS16 में नहीं आता। ठीक है, तो इसकी आपने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करनी, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी। तो दो पॉइंट्स हमारे हो गए। तीसरे पॉइंट, एडिशन टू प्लांट में 154,000 की एडिशन हुई है। ठीक है, तो प्लांट में उसने बता दिया 154 की एडिशन हुई है, तो देख लें कोई और एडिशन का तो नहीं आया, बस नहीं बताया हुआ, तो 154 की। तो इन दोनों को पोस्ट कर लेते हैं, अपने अकाउंट में डायरेक्ट ही ले जाते हैं। कैसे भला, मैंने क्या कहा, एडिशन वाले लाइन में जाता हूँ। सबसे पहले उसने क्या कहा, बिल्डिंग में क्या एडिशन हुई, कितने की हुई, जो बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी हमारी, 1 लाख रुपए की, तो यहाँ पे 100। ठीक है, नजर आ रहा है ना, बिल्डिंग में एडिशन की 1 लाख की। फिर प्लांट में भी वो कहता है एडिशन हुई है, कितने की हुई है भला। अब प्लांट एंड मशीनरी को अलग अलग लिखूं या नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, उनका डेप्रिसिएशन रेट, अगर तो रेट सेम है, हाँ ठीक है, प्लांट में उस पर 20% है, तो बस एक ही लिखते हैं, क्या भला, प्लांट में कितनी जी एडिशन हुई है बताएं। उसने बता दिया है 154,000 का, तो बस यहाँ पे 154,000
1000 नहीं लिखता क्योंकि ऊपर 30 लिखे हुए हैं। ठीक है, नोट में चीज आ गई। यहाँ तो कोई मसला परेशानी कोई नहीं है ना, बस उठा के लिखनी है। तुम्हारे 3 पॉइंट्स हो गए। फिर एडिशन टू फिक्सचर्स, फिक्सचर्स में भी एडिशन हुई है एक्सक्लूडिंग डिपॉजिट। वो जो 20,000 का ऊपर डिपॉजिट दिया उसके अलावा कितनी एडिशन हुई है? 40,000 की। तो क्या एंट्री हुई होगी? फर्नीचर एंड फिक्सचर जो भी है, डेबिट बैंक क्रेडिट, तो उसमें 40,000 ऐड कर लें। एडिशन हुई है ना, फिक्सचर में कितनी की एडिशन हुई है? 40 की, तो यहाँ पे 40 लिख दिया। ठीक है, ये लिखे मैंने 40। लैंड में कोई एडिशन हुई है? नहीं हुई, तो जीरो। बस। देखिए मेरा नोट एक एक स्टेप से मेरा नोट कंप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, बिल्डिंग के उसने कहा लाख की एडिशन हुई है। ठीक है, कैसे हुई है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहाँ से नीचे से देखें, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से यहाँ पे माइनस हो गया 100, और ये 100 इधर ऊपर जाके ऐड हो गया बिल्डिंग में। फिर प्लांट भी उसने अलग से बता दी थी 154 की एडिशन है, तो वो लिख दी, प्लांट डेबिट बैंक क्रेडिट। फिर फर्नीचर में एडिशन हुई है तो फर्नीचर, या फिक्सचर में हुई है तो फिक्सचर डेबिट बैंक क्रेडिट। बस ठीक है। तो यहाँ तक अब हमारा क्या हो गया, कितने पॉइंट क्लियर हो गए? ठीक है, ये देखें आसान क्वेश्चन है लेकिन डिस्क्लोजर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। तो हमने ये पहले 4 पॉइंट तो भाई साहब कर लिए कवर। ठीक है, फिर डिस्पोजल आया। तो डिस्पोजल पहले करें या नीचे रीवैल्यूएशन पहले करें? तो मेरे ख्याल से हम ना रीवैल्यूएशन पहले कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम ताजा ताजा रीवैल्यूएशन ही पढ़ते आए हैं ना, तो इतनी ज्यादा हमने प्रैक्टिस की, तो अब देखते हैं हमें कुछ आता है कि नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यूएशन किया गया कब? 1 जनवरी 2015 को। ओके, तो पहले जिस दिन रीवैल्यूएशन होती है उस दिन तक पहुंचते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आपको वर्किंग दिखाता हूँ। वर्किंग उसी तरह बनेगी, आपको पता है ना क्या कैसे बनती है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, रीवैल्यूएशन वाला स्टेप करता हूँ जो हमने कल के सवाल में भी किया था, उसी तरह वर्किंग बनेगी और नोट में बस उठा के लिखनी होगी। तो रीवैल्यूएशन कैसे होती है जी? उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? डेट का कॉलम, और डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स, और अमाउंट, और बस फिलहाल ये लिखते हैं। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ तो वो भी कॉलम आ जाते हैं, वो तो इतना तो पता ही है। तो पहले जिस दिन को रिवैल्यूएशन हुई है उस दिन तक पहुंच जाओ, किस दिन? ठीक है, तो हमने एसिड की रिवैल्यूएशन कब की है? 1 जनवरी 2015 को। ऐसा है कि नहीं? सवाल पढ़े आप। लैंड एंड बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन 1 जनवरी, यानी कि साल के पहले ही दिन रीवैल्यूएशन हो गई। तो उस दिन पर पहुंच गए हम। कैसे पहुंचे? वो सवाल में आप देखिए ऊपर उसने हमें क्या दिया है? 31 दिसंबर 2014 का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो यानी कि अगले दिन सुबह सुबह वही ओपनिंग होगा ना, या फर्क आएगा? वही ओपनिंग होगा, बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ, लैंड को और बिल्डिंग को अलग कर देता हूँ सिर्फ आपकी आसानी के लिए। क्यों भला? क्योंकि दोनों बिल्कुल रिवैल्यूएशन होते हैं, लेकिन लैंड की रिवैल्यूएशन साथ साथ ट्रांसफर नहीं होती। क्यों? क्योंकि लैंड डेप्रिसिएशन नहीं होती, जैसे जैसे डेप्रिसिएशन होती है वैसे वैसे ट्रांसफर। तो मैं आपको लैंड का अलग कर देता हूँ और बिल्डिंग का अलग कर देता हूँ, क्योंकि उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सवाल में पढ़े जरा, इन्फॉर्मेशन क्या दी उसने? कहा रिवैल्यूएशन हुई है पैसा 15 लाख पे चलेंगे दोनों, जिसमें से 9 लाख तो लैंड का है। तो 15 में से 9 लाख लैंड का है, तो बाकी 6 लाख किसका है? बिल्डिंग का होगा। अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको पहले ये लैंड की बता देता हूँ। लैंड की तो बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आगे आपको बिल्डिंग की भी सिखा दूंगा, क्योंकि सवाल में डाटा गिवन है अलग अलग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की अक्सर सवालों में डाटा गिवन ही होगा। तो क्या आती है बिल्डिंग की? यहाँ पे वही डेट, डिस्क्रिप्शन, और अमाउंट। ठीक है, अब अच्छा, अब इसमें देखिए इस सवाल में वो वाली कहानियां नहीं है जो बचपन में होती थी कि एक एसिड लिया फिर हर साल उसको हम करते करते थे। नोट हमेशा 1 साल का वो आपसे पूछेगा, ये बात तो कंफर्म है कि 2015 का नोट बना दो। यानी कि अगर कोई ऐसे उसने बताया ना 2010 को लिया था और आज 2015 का नोट बना दो, तो आपने 2015 का नोट बनाना है। ये नहीं कि 2010 से वर्किंग शुरू की, 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15, ऐसे नहीं। सिर्फ डायरेक्ट 2015 की वर्किंग बना लेनी है। क्यों? क्योंकि नोट हमेशा 1 साल का होता है, फॉर द ईयर। ठीक है, तो अब वहां तक पहुंचने के लिए हम एक शॉर्टकट तरीके सीखेंगे कि वहां पे डायरेक्ट कैसे पहुंचना है। वो जो नहीं डेप्रिसिएशन के आपको शॉर्टकट तरीके सिखाए थे, वो इसलिए सिखाए थे इसी दिन के लिए कि नोट तो 1 साल का बनता है। तो अगर कोई ऐसे उसने लेट्स सपोज यहाँ पे वो कहते हैं यार मैंने 1 जनवरी 2010 को लिया है, कितने का? 100 रुपए का।
कॉस्ट कॉस्ट तो नहीं बदलती ना। पर आज मुझे 2015 का नोट चाहिए, तो मैं क्या कहता हूँ कि यार डेप्रिसिएशन कैसे कैसे होती है, वो कहते हैं 10% स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, याद करें। हमने क्या कहा था, कॉस्ट माइनस जो भी रेजिडुअल वैल्यू स्ट्रेट लाइन की ये होता है ना, इनटू रेट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स यूज्ड। तो हमने 2010, 11, 12, 13, 14, यानी हमारे साल से पहले वो 5 साल डेप्रिशिएट हो चुका है। 10, 11, 12, 13, 14, तो मल्टीप्लाई 5। उसकी कॉस्ट इतनी थी, रेट लेट्स सपोज 10% था, इनटू 5 ईयर है। 1 साल के निकाल दिया, तो ये हम उसकी इस तरह करके यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, रिज्यूम करते हैं। अच्छा, हमने क्या कहा था, लैंड एंड बिल्डिंग जो सी रीवैल्यू हुई है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, लैंड को अलग इसलिए रखता हूं मैं कि क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होना, उसका जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो एज इट इज पड़ा रहेगा। ओके, तो हमने देखा सवाल में, यस कॉस्ट भी उसकी अलग दी है, ये देखें, कॉस्ट अलग है और बिल्डिंग की अलग है। तो मतलब हम इसको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसी तरह रीवैल्यूड अमाउंट भी उनकी अलग अलग दी हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग को कहते हैं रीवैल्यू हुई और 1.5 मिलियन की, जिसमें से 9 लाख रुपए लैंड की वैल्यू है। ठीक है, तो बाकी 6 किसकी होगी, 15 में से 15 लैंड एंड बिल्डिंग के, उसमें से 9 अगर लैंड का, तो बाकी 6 बिल्डिंग का होगा। फाइन, तो हमने क्या कहा, इसकी अलग अलग वर्किंग करते हैं। ठीक है जी, अब हम इसकी अलग वर्किंग करेंगे। तो लैंड की अलग से करते हैं, यानी कि अब मैंने निकालना है 1 साल का डिस्क्लोजर बनाना है। तो यानी मेरा साल कब होगा, स्टार्ट 1 जनवरी 2015 को, बिल्कुल। ठीक है, जो भी उसकी कॉस्ट थी। क्या ये इन्फॉर्मेशन मुझे सवाल में पता है कि 1 जनवरी को एसिड की कॉस्ट कितनी है? बिल्कुल, आप सवाल में देखें तो आपको पता चल जाएगा। सवाल में लिखी हुई है 500। ठीक है, लैंड की कॉस्ट है 500। अमाउंट कितनी है जी, 500। ठीक है, और ऐसे रीवैल्यूएशन किस दिन हुई, उसी दिन पे हुई। यानी कि मैंने क्या कहा, जब भी रिवैल्यूएशन होती है पहले उस दिन तक लेके आओ। तो किस दिन को रिवैल्यूएशन हुई है, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को एसेट लेके आओ। तो 1 जनवरी की इन्फॉर्मेशन हमें पता है। ठीक है, और हमने क्या कहते हैं, रीवैल्यू, ठीक है, नेट बुक वैल्यू को रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसके केस में नेट बुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लैंड की डेप्रिसिएशन तो होती ही नहीं है, तो 500 इसकी क्या है, नेट बुक वैल्यू। एग्रीड, यहाँ तक तो मसला नहीं है। फिर हमने क्या कहा था, जो भी आज तक की जमा शुदा डेप्रिसिएशन है वो उठा के उड़ा दो, खत्म कर दो, और एसिड को क्रेडिट कर दो। तो क्या आज तक की कोई डेप्रिसिएशन है? नहीं, क्योंकि लैंड तो डेप्रिसिएट ही नहीं होती बस। फिर उसके बाद क्या करते थे, एक लाइन छोड़ते थे और रीवैल्यूड अमाउंट लिखते थे। तो रीवैल्यूड अमाउंट सवाल में पढ़े जरा, उसने कहा है कि क्या बोले, पॉइंट नंबर 6, लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड टू, यानी कि 1.5 मिलियन, 15 लाख पर पहुंच गई है, टू। ठीक है, यानी जो भी अमाउंट थी उसकी, इन दोनों की अमाउंट थी कितनी, जरा 1 मिनट, आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ साथ साथ सवाल में। ठीक है, साथ साथ कैरी करना है सवाल को। ये देखें, ठीक है, लैंड की कॉस्ट थी 5 लाख, एक्यूमुलेटेड परसेंट जीरो, तो उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है, 5 लाख। बिल्डिंग की 4 लाख कॉस्ट थी, 80,000 डेप्रिशिएट हुई हुई थी, तो 3 20, यानी कि 5 और 3 20 कितना, 8 20। 8 20 की उसकी क्या थी, वैल्यू। वैल्यू, ठीक है, उसकी इतनी माली है, कैरिंग अमाउंट कह लें, नेट बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू। ओके, तो ये 8 20 से चला गया कहाँ पे, 1.5 मिलियन पे। ऐसा है कि नहीं? ठीक है, सवाल में उसने ये बताया है कि 1.5 मिलियन चला गया, जिसमें से 9 लाख रुपए तो खाली लैंड के हैं। ठीक है, यानी कि लैंड की नेट बुक वैल्यू कितनी थी, 500, 500 से एक इस पे चला गया है 9 लाख, 9 लाख पे। ठीक है, 500 से मतलब 500 रुपीज इन 000, 5 लाख थी, 9 लाख पे चलेगी। तो बाकी ये 3 20 की थी, तो ये 3 20 से किधर गई है, ठीक है, 6 लाख। 3 20 है, ये 6 लाख की इसकी भी वैल्यू बढ़ गई है। ऐसा है कि नहीं? ठीक है, अब मैं आपको इसको यहाँ पे करके दोबारा दिखाता हूँ, परेशान नहीं होना आपने। अब बात ध्यान से दोबारा सुनिए, दोबारा सुन लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने क्या कहा जी, हमने कहा मेरे पास 1 तारीख को एसिड की नेटबुक वैल्यू इतनी है। ठीक है, पहले अच्छा बिल्डिंग की भी यहाँ तक पहुंचा देते हैं ना। बिल्डिंग की 1 जनवरी 2015 को कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट तो वही थी जो उसकी पहले दिन थी। क्या है भला, सवाल में देखें, कॉस्ट आपको नजर आएगी।
400 बिल्डिंग की और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 80 की है। ठीक है, तो 400 की कॉस्ट है और माइनस आज तक की डेप्रिसिएशन। वर्किंग का फॉर्मेट नहीं भूल जाइएगा, ठीक है। वर्किंग इसी तरह बनाते थे, क्या नेट बुक वैल्यू साथ साथ कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन फिर नेट बुक वैल्यू, फिर उसको कंपेयर करते थे, ठीक है। तो 1 जनवरी 15 वाले दिन ही उसकी इतनी कॉस्ट थी 80 की, उसकी कम्युनिटी डेप्रिसिएशन थी, तो नेट बुक वैल्यू उसकी कितनी थी 320। ठीक है, तो अब लैंड की नेट बुक वैल्यू कितनी है 500। ठीक है, और बिल्डिंग की नेट बुक वैल्यू कितनी है 320 है ना, 320। यानी कि 800 500 और 320, ये 820। 820 इन दोनों की जमा शुदे। अब ये क्या हुआ है, रीवैल्यूड होके 15 लाख पे चला गया है। 820 से रुपीज इन 000 है ना, तो बस 1500, 30 ऑटोमेटिक गायब है। ठीक है 820 से 1500 पर चला गया है, एग्रीड। उसमें से वो कहते हैं 1500 पे तो गया है, लेकिन ये जो उनकी लैंड है ना, ये 900 तो इससे बिलोंग करता है, यानी कि 500 से 900 पर ये चली गई है। तो बाकी क्या ऐड करूं तो 600 यानी रह गया। ये 320 से 600 पे चली गई है। ठीक है, दोनों की मिला के वैल्यू 15 लाख पे चली गई है। बिल्कुल, दोनों की मिला के वैल्यू थी कितनी 820। 820 से चली गई कितनी है पे, 1500 पे। ठीक है, अब उसमें से आप अकेले अकेले कैसे निकालें। ठीक है, हमने कहा उसने बता दिया सवाल में क्या। अगर ना बताया होता तो हम पता है क्या कर सकते थे, वो फिर बात हुई है मैथमेटिक्स आ जाएगी एडवांस किस्म की। लेट्स सपोज उसने ना बताया होता है कि लैंड की कितनी है तो बिल्डिंग की कितनी है, तो फिर हम क्या करते, सोचे जरा। अभी उसने क्या कहा है कि यार ये जो लैंड है ना, ये 900। ठीक है, 1500 में से 900 तो लैंड के हो गए हैं, तो बाकी 600 बिल्डिंग के हो जाएंगे ना। ऐसा है कि नहीं। तो यानी हमने कहा अच्छा लैंड तो 500 पे थी, 500 से 900 पे चलेगी, यानी कि लैंड पे 400 का जंप लगा। ठीक है, बिल्डिंग 320 की थी, 320 से 600 पे चलेगी, तो मतलब तकरीबन 280 का जंप लगा। तो टोटल में जंप कितना लगा 400 इसका और 680 280 इसका, तो 680। ठीक है 680 ठीक है, 820 जमा 680 करें तो ये 1500 ही बनेगा। ठीक है, तो उसने हमें क्या किया, लैंड की अलग से बता दी और बिल्डिंग की अलग से बता दी, एग्रीड, फाइन। लेट्स सपोज अगर वो ना बताता, यहाँ तक तो समझ आ गया ना। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। 500 लैंड की बुक वैल्यू थी, 320 उसकी थी, 820, 820 से 1500 पे चले गए दोनों मिलके। तो अब इसमें से लैंड का कितना है उसका कितना है, उसने बताया ना होता तो हम क्या करते, वो भी दिखा देते हो। उसने बता दिया कि 900 लैंड के, 1500 में से 900 लैंड के, तो बाकी 600 बिल्डिंग है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने क्या कहा था, एक लाइन छोड़ के रीवैल्यूड अमाउंट लिखो। रीवैल्यूड अमाउंट लिखो, तो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है लैंड की जी, 900 में चला गया ना बस। इसकी भी एक लाइन छोड़ के यहाँ पे क्या लिखो, रीवैल्यूड अमाउंट कि 320 से कितने में चला गया 600 का। अब यहाँ से इसने जंप करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखने से पहले उसने क्या क्या कहता था, एक लाइन छोड़कर लिखो और आज तक की जमाशुदा डेप्रिसिएशन उड़ा दो। आज तक की जमा शुदा डेप्रिसिएशन है कितनी 80। तो 80 से क्या हो जाएगा, ठीक है, अब उड़ाने की बारी है, तो अब आए मेरे साथ, जाके इसको खत्म करते हैं। वेयर इज एक्सेल। ठीक है, तो 80 से हमने क्या करना है भाई, ट्रांसफर करना है ना, कहाँ से, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, किसकी जी, लैंड की है, नहीं जी बिल्डिंग की है। लैंड की तो हमने क्या कहा था 0 ही होती है, तो यहाँ से 80 रुपए ट्रांसफर कर देने हैं, कहाँ पे, यहाँ से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, तो 80 रुपए यहाँ से, ऊपर से भी 80, एग्रीड। यानी कि ट्रांसफर देखें, ऊपर लिखवाने का मकसद पता है क्या है, कि इस फॉर्मेट को आपने याद रखना है, ऊपर नीचे नहीं करना। क्यों बोला, 800 ऊपर हमने इसलिए लिखा है कि ताकि हमें ये एहसास हो कि अगर पहले ही दिन डेप्रिशिएट हो रहा है ना, ठीक है, पहले ही दिन रीवैल्यू हो रहा है, तो आज तक की जितनी डेप्रिसिएशन क्या होगी, ऊपर आ रही होगी 80, तो 80 देखें ट्रांसफर हो गया, नेट में 0 रह गया। अगर हम इसको कहीं नीचे लिखते तो पहले हम क्या करते, पहले उसको डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते और फिर उसको फिर उस पर हम आगे काम करते। लेकिन हमने क्या किया, इस ट्रांसफर के कॉलम को दूसरे नंबर पर रखा, ठीक है, ओपनिंग फिर ट्रांसफर। तो हुआ क्या, ठीक है, यहाँ पे
यहाँ पे हमने क्या कहा कि एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, आज तक की जमाशुदा डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हैं 80। ठीक है, तो 80 हमने ये देखे यहाँ पे, 80 यहाँ से बिल्डिंग की 80 जमाशुदा डेप्रिसिएशन डेबिट, एसिड क्रेडिट, यहाँ तक हमने एंट्री कर ली। ठीक है, बस एंट्रियों को यहाँ पे पोस्ट करना है बस। अच्छा, अच्छा मैं ये कह रहा था कि लेट्स पोज, ठीक है, सवाल से बात आगे निकल जाएगी, लेकिन आपके पास लेक्चर जो कि रिकॉर्डेड है तो पॉज करके सीखते रहेंगे, मसला नहीं है। लेट्स पोज वो ये ना बताता कि यार कि लैंड की कितनी है तो बिल्डिंग की कितनी है, फिर हम क्या करते हैं। ठीक है, तो फिर हम उसको मैथमेटिकली प्रोपोर्शनेट कर देते। क्या मतलब? ठीक है, एक रेशियो बनाते, कैसे रेशियो बनाते, मैं करता क्या, मैं कहता यार 500 और 320 ये मिला के कितने बनते हैं, 820, ऐसा है कि नहीं। और अब 820 से मैंने कहाँ पे जाना है, 1500 पे जाना है, जम कराना है कि नहीं, तो मैं क्या एक प्रोपोर्शनेट बना देता हूँ, 500 डिवाइडेड बाई 820 मल्टीप्लाई 1500। ठीक है, फिर 320 डिवाइडेड बाई 820 मल्टीप्लाई 1500, यानी इस रकम को मैंने इस रेशियो पर 500 डिवाइडेड बाई 820 और 320 डिवाइडेड बाई 820 इस रेशियो पर मैं प्रोपोर्शनेट करा देता। ठीक है, तो आंसर निकाले जरा, क्या आएगा इसका, 500 डिवाइडेड बाई 820, यहाँ पे एक कर लेते हैं ना, 500 डिवाइडेड बाई 820, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1500, आप कैलकुलेटर पे करेंगे, और यहाँ पे 320, यानी कि 915 रुपए की लैंड हो जाती। और अगर हम खुद निकालते हैं और इन दोनों को सम करें तो देखें 1500 ही बनेगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा, आसानी के लिए हमें बता दिया, अगर ना भी बताता तो हम मैथमेटिकली उसको निकाल लेते। कैसे निकालते, हमारे मुताबिक तो 915 बनती है और 800, लेकिन उसने कहा इसमें 900 है तो बस ठीक है, जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, इतना सारा मैथ में बाइफरकेशन करनी आती है कि नहीं। ठीक है, 500 है। ठीक है, पहले जिस बेसिस पर हमने किस बेसिस पे एलोकेट करना है, जो कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट है कितनी लैंड की, लैंड की 500 है, और इसकी कितनी है 320, लैंड की 500 है, बिल्डिंग की 320 है ना, तो ये कितनी हो जाएगी 820, ये बेसिस है। कौन सी अमाउंट को एलोकेट करना है, 1500, तो 1500 जिसको एलोकेट करना है वो तो कॉमन आएगा। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर भी कॉमन आएगा, क्योंकि 820 टोटल है ना, 820 टोटल है, ये यहाँ पे भी 820 टोटल है। बस 500 है तो 500 लेके यहाँ पे 320 है, तो इसको ऐसे करके एलोकेट कर देना है, तो ये 915 आती है, और क्या थी, फॉर्मेट डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम उसको एलोकेट कर सकते थे। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, वैल्यू को एलोकेट करना है ना किसी बेसिस पे, अगर उसने ना बताया होता तो हम एलोकेट कर सकते थे, कोई ऐसे मसला नहीं था। उसने बता दिया है कि 900 लैंड का है तो बाकी 600 बिल्डिंग का होगा। ओके, अब यहाँ तक हमने अकाउंटिंग कंप्लीट कर ली, बिल्कुल कर ली। क्या किया, आज तक की जितनी भी डेप्रिसिएशन थी वो ट्रांसफर की, आपने नोट में देखा जी, बिल्कुल ये 80 ट्रांसफर होगी यहाँ पे। ठीक है, और ये देखें ये 80 यहाँ से माइनस, वहां से भी माइनस। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, एक लाइन छोड़कर, एक लाइन छोड़कर क्या करें, अमाउंट लिख दें। आप देखें ऊपर जा रहा है, नीचे 500 में 400 प्लस करूंगा तो 900 का, यानी कि ये क्या आ गया मेरे पास, रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो पहले दिन जो रीवैल्यूएशन सरप्लस आता है उस पर कुछ सोचते हैं नहीं, बल्कि सारा का सारा ओसीआई में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, उससे पिछले साल में कोई लॉस आया हो तो फिर सोचते हैं भाई कि कितना ट्रांसफर करना है कितना नहीं करना है, याद है ना। तो पहले दिन आ रहे हैं तो बस ठीक है, कुछ बताया हुआ नहीं है पास इन्फॉर्मेशन, तो मतलब पहले ही दिन हमें गेन आ रहा है, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला जाएगा पहले दिन साल के। ओके, इसी तरह इस वाले में क्या हुआ, बिल्डिंग में भी गेन आया ना हमें। 320 में क्या ऐसे ऐड करूं तो 620 बनेगा, तो 280, तो यानी वैल्यू बढ़ी है। तो ये भी क्या है, पहले दिन बताया तो बस डायरेक्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, सॉरी प्लान डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में क्रेडिट, ये सारी काम कब हो रहे हैं, 1 जनवरी 15 को।
तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम भी खुल जाएगा साथ में। कितना आया जी? 280 आया। ठीक है, ऐसा है कि नहीं? हो रही है 200? ये तो हो गया पहले दिन का काम। तो पहले दिन के काम को हम पोस्ट कर लेते हैं साथ साथ, या पहले वर्किंग, चलो वर्किंग कंप्लीट कर लेते हैं ना। पोस्टिंग आपको सिखाता हूँ मैं, कोई मसला नहीं है। उठा के लिखनी है ना वैल्यूज। अच्छा, अब ये तो हो गया जी कब? 1 जनवरी 15 को। मैंने कब का नोट बना रहा है? 31 दिसंबर 15 पर। तो ये क्या डेप्रिसिएशन होगी? लैंड नहीं, लैंड की नो डेप्रिसिएशन। नो डेप्रिसिएशन तो मतलब आखिर में अमाउंट भी इतनी आएगी और रिवैल्यूएशन सरप्लस भी नहीं जाएगा। मैंने आपको कहा था ना, दो काम होते हैं, या तो साथ साथ जैसे जैसे ऐसे डेप्रिशिएट हो रहा है वैसे वैसे ट्रांसफर करो, या अगर डेप्रिशिएट नहीं हो रहा तो कभी अगर सेल होगा तो उस दिन फिर सारे ही ट्रांसफर कर देनी है। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो ये साथ साथ चक्कर नहीं है, तो बस पड़ा रहे, यहाँ पे सेफ है हमारे पास। ठीक है, जिस दिन होगा तो उस दिन उड़ा देंगे। लेकिन बिल्डिंग तो डेप्रिशिएट हो रही है ना, तो 31 दिसंबर 15 पर बिल्डिंग क्या होगी? डेप्रिशिएट। तो आप बिल्डिंग खुद से डेप्रिशिएट नहीं करनी, बल्कि जो तरीका बताया मैंने उसने कैसे डेप्रिशिएट करते हैं वैसे करनी है। तो इसने कहा है बिल्डिंग 2% स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट होती है। ये तो बहुत आसान काम है, 2% स्ट्रेट लाइन पे। ओके, तो ये क्या, मैंने कहा यार अच्छा 2% स्ट्रेट लाइन पर डेप्रिशिएट होती है। ठीक है, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालते थे? रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पर डेप्रिशिएट कर दो। ठीक है, रीवैल्यूड अमाउंट को, अब रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है आज हमारे सामने है? कितनी है? 600 को रिमेनिंग लाइफ पर डेप्रिशिएट कर दो। तो डेप्रिसिएशन जगह हमने देखी तो है कितनी? भाई साहब वो कह रहे हैं 2% स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो 2% स्ट्रेट लाइन है, तो लाइफ निकालना कौन सा मुश्किल है? या इसको डायरेक्ट भी 2% कर दें तब भी ठीक है। दोनों तरीकों से देख लेते हैं। हमने क्या कहा भाई? रेट निकलता है इज इक्वल टू 1/यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई 100। ऐसा है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन के लिए ना, ये ऑफर थी ना स्ट्रेट लाइन के लिए, यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई 100, ऐसे रेट निकलते हैं। तो रेट हमें दिया हुआ है, अगर कितना दिया हुआ है जी? 2%। ठीक है, और यूजफुल लाइफ नहीं दी हुई, तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? यूजफुल लाइफ यहाँ से इधर चली जाएगी, रेट इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 करें जरा, लाइफ कितनी आएगी? 1/2 तो 50, 50 साल। 1/2 मल्टीप्लाई 100 उसी तरह रहेगा ना, 2 1 2 250। समझ आई? तो 50 साल इसकी जिंदगी है। ठीक है, अब जब 50 साल जिंदगी है तो उसने सवाल में क्या कहा है? द इकोनॉमिक लाइफ इज अनचेंज, द बिल्डिंग्स वर परचेज 10 years बिफोर इवेल्युएशन। यानी कि 50 साल जिंदगी हमें पता चल गई, इसीलिए तो 2% हर साल स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएट हो रहा है ना, दो 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 करते 50 सालों में 100% खत्म हो जाएगा। एक बात। फिर जिस दिन को रिवैल्यूएशन की उसने ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है कि 10 साल गुजर चुके थे। ठीक है, बिल्डिंग वर परचेज 10 years बिफोर इवेल्युएशन, यानी कि जिस दिन रिवैल्यूएशन की है ना उससे 10 साल पहले खरीदी गई थी। ठीक है, जिस दिन रिवैल्यूएशन की उससे 10 साल पहले खरीदी गई थी, तो यानी जिस दिन रिवैल्यूएशन कर रहे हैं उस दिन 10 साल गुजर चुके हैं। तो 50 में से अगर 10 साल गुजर चुके हैं तो पीछे कितनी जिंदगी रहेगी? रिमेनिंग लाइफ। तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 50 में से 10 साल गुजर जाए तो रिमेनिंग लाइफ 40 रह जाती है ना, तो 40 पे ये डेप्रिशिएट हो जाएगा, और पहले दिन ही रिवैल्यूएशन हुई है तो पूरा ही साल आ जाएगा। तो 600 डिवाइडेड बाई 40 करें जरा। 600 डिवाइडेड बाई 40 तो ये आपको बताएगा 15। 15 की डेप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे जैसे ऐसे डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस भी डेप्रिशिएट होगा, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा ना। तो 280 को भी 40 पे डिवाइड करें जरा। ठीक है, 280 कैलकुलेटर पास रखा करें, और कॉन्सेप्ट में 7, 7 का ये भी ट्रांसफर हो गया। तो कितना आ गया यहाँ पे? 273, और इसमें से 585। ये हम साल के आखिरी दिन पहुंचे। हमने कहा नोट के लिए तो हमारे लिए भाई ये वाला कॉलम रेलिवेंट होता था, याद है ना? नोट्स के लिए इस कॉलम की कोई बुकत नहीं होती थी। तो चलें जी, ठीक है, लैंड से स्टार्ट करते हैं। लैंड की ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बिल्कुल। फिर रीवैल्यूएशन हुई 400 की लैंड की। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन में लैंड की जगह 400 लिखते हैं। आए जरा, रीवैल्यूएशन में लैंड में रीवैल्यूएशन कितने की हुई है यहाँ पे? 400। ठीक है, समझ आई बात की नहीं? तो लैंड डेबिट, ओसीआई वो क्रेडिट हो गया होगा। रिवॉल्यूशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। ठीक है, ये वाली एंट्री हमने पोस्ट कर दी। एग्रीड। फिर आगे कोई डेप्रिशिएट नहीं हुआ हुआ, तो आगे उसकी कोई
बस 500 का था, बुक्स में लिखा हुआ 400 की एंट्री कर दी तो 900 पे चला गया होगा, और नो डेप्रिसिएशन। तो हम देखें हमारा 500 का था, इस सब को देखें सम करूं, ऊपर वाला आएगा देश, इसमें ट्रांसफर जो है वो यहाँ से माइनस हुआ करेगा, बल्कि अगर इसको सबको सम ही करता हूँ मैं, क्योंकि साइन नेगेटिव का होगा तो रीवैल्यूएशन देखिए 900 का आ गया ना सीट। इसी तरह ये वाला काम नीचे भी करता हूँ। ठीक है, ये मैं एक्सेल में सम कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर पे करते हैं, पर इसके बारे में परेशान नहीं होना, सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में परेशान होना। ठीक है, तो बस 400 हमने क्या कहा था हमारे लिए, तो ये वाला कॉलम रेलिवेंट होता है, बाकी कौन किधर जा रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना जाएगा, पीएनएल, वो चीजें हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है नोट्स की हद तक। ठीक है, जो नोट्स हम बनाते हैं, पीपी का जो नोट बनता है, एग्रीड। अच्छा, अब लैंड का क्या था, 400 का लिखा, तो ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए लैंड का 400 लिखा हुआ है ना ये। ठीक है, फिर 80 का ट्रांसफर करना था, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। फिर 320 पे पहुंच जाया होगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा। फिर 280 का अब रिवैल्यूएशन आ गए पॉजिटिव में, तो यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देनी है 280 की रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में इसका कितना लिखना है, 280। ठीक है, 280 से बढ़िए ना, 320 से 600 पे किया तो हमने, 280 से ऐसे डेबिट, रिवैल्यूएशन से प्लस क्रेडिट, तो 280 यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव में, और एडिशन भी हुई है। ठीक है, कोई डिस्पोजल हुई है नहीं, अभी हम देखते हैं। बाकी हमारी रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, बस रिवैल्यूएशन, क्योंकि पहला कॉलम हम लेते हैं। उसके बाद साल के आखिर में ये डेप्रिशिएट हुआ 15। तो डेप्रिसिएशन मैंने क्या कहा, डेप्रिसिएशन क्या होती है हमेशा, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, ये बात तो याद है। और डेप्रिसिएशन में क्या, किन किन की डेप्रिसिएशन लेते थे, ऐसे एसेट्स की जो न्यू आए हैं। ठीक है, एक बात, फिर जो डिस्पोज हो गए हैं उनकी, फिर वो एसिड जो होल ईयर, पूरा साल इस्तेमाल हुए। ठीक है, डेप्रिसिएशन के आगे यहाँ पे देखे मैंने क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर, तो ये बड़ी ही कीमती बात है, फॉर द ईयर, कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन। तो न्यू कौन सा आया है कोई, यस, ये देखें 100 रुपए का ये नया एसिड आया, तो इस पे निकाल लेते हैं। तो न्यू एसिड कितने का है मेरे पास, 100 रुपए का। ठीक है, नई लैंड आई है ना 100 की, बिल्डिंग नहीं 100 की आई है। अब ये आई कहाँ से, सवाल में बताया था ना उसने, ये देखें, ये पहला पॉइंट, बिल्डिंग कॉस्टिंग 1 लाख इज कंप्लीटेड, यानी कि सीडब्ल्यूआईपी से कंप्लीट होके यहाँ पर ट्रांसफर हो गई थी, यानी कि बिल्डिंग में तो नहीं आई है ना, सीडब्ल्यूआईपी में शायद 15 साल चलती रही है, इस साल बिल्डिंग में तो नया एडिशन हुई है ना, बनते हुए उसको 15 साल लगे, 5 तक नहीं 10 साल। इस साल हम बिल्डिंग के अंदर, अकाउंट के अंदर तो इसी साल आई है, तो बस इसी साल आई है हमारी, ये तो हमारे लिए तो एडिशन ही है ना, समझो कि न्यू ही है, बाहर से लिया है तब भी ठीक है, या खुद बनाया है तब भी ठीक है, बिल्डिंग में तो नई बिल्डिंग हमारे पास आ गई। बस, अब डेट ने तय कहा, भैया तुमने क्या कहा, पहला दिन ज्यूम करते हैं और पूरे साल पे डेप्रिशिएट कर देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस रेजिडुअल वैल्यू बताइए, नहीं बताई हुई, 0 इंटू रेट, रेट कितना है 2% स्ट्रेट लाइन, इंटू नंबर, टाइम फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले ही दिन आई है, तो मल्टीप्लाई 12/12 करते हैं। तो 100 का 2% लिया तो 2 रुपये इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। कोई एसेट डिस्पोज हुआ है, बिल्कुल हुए हैं कुछ, लेकिन उसमें डिस्पोजल कौन हुई है, प्लांट डिस्पोज हुआ है, और फिक्सचर, यानी कि बिल्डिंग कोई डिस्पोज नहीं हुई, तो इसका डिस्पोज नहीं है। हाँ, जो ऐसे पूरा साल इस्तेमाल हुए हैं वो कौन से हैं, ये वाले जो ऊपर से चले आ रहे हैं। ठीक है, 400 के थे ना अपनी, तो इनके पूरे साल की डेप्रिसिएशन ये हमारे पास आ गई है ना, रीवैल्यूएशन होने के बाद 15 रुपए, तो ये 15 रुपए ये आ गए, तो 15 जमा 0, 15 प्लस 2 17, तो 17 की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई बिल्डिंग की। समझ आई या नहीं आई, ठीक है। नया पे बिल्डिंग आई, बिल्कुल न्यू की निकाली। ठीक है, जब भी आपने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालनी है तो ये 3 काम लाजमी लिख लेने हैं। न्यू, हाँ न्यू आया था उस पर निकाल ली। फिर डिस्पोजल, कोई डिस्पोज हुआ है, तो हमने कहा बिल्डिंग में से कोई डिस्पोज हुआ तो उसके 0। फिर होल ईयर, वो बिल्डिंग में पूरा साल इस्तेमाल हुई है, तो वो कौन सी बिल्डिंग है जो पूरा साल इस्तेमाल हुई है, वही जो साल के शुरू में पड़ी थी ना, उसमें से कोई बिकी है नहीं, तो मतलब जो शुरू में पड़ी थी, शुरू में कितने की पड़ी थी बिल्डिंग, 320 की थी ना, ये नेट बुक वैल्यू 400 की कॉस्ट थी, माइनस डेप्रिसिएट 320, इसमें से कोई बिका नहीं है, तो मतलब यही सारी की सारी पूरा साल चली है।
तो ये पूरा साल चली है, तो इस पे हमने क्या किया था, इसको रीवैल्यूएशन किया था ना, ये जो हमने वर्किंग बनाई है समझो उसी की बनाई हुई है। ठीक है, देखो ये 320 वाली नेट बुक वैल्यू वाली, ये रीवैल्यू होके फिर 600 पे गई, फिर 600 के बाद वो डेप्रिशिएट होके कितने पे आ गई, 585 में। तो कितने डेप्रिशिएट हुई, 15। तो ये भी फॉर द ईयर एक्सपेंस है हमारा। तो टोटल एक्सपेंस आ गया 17 का। तो जब 17 का एक्सपेंस आया तो मैंने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी लिखी है यहाँ पे, 17। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, वो तो एक्सपेंस वाले अकाउंट में चला गया होगा। टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस वजह से बढ़ चुका है। क्रेडिट डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट, यानी उसमें पॉजिटिव लिखेंगे कि बढ़ गया है, बढ़ाना है ना उसको। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 17 से। फिर डिस्पोजल भी हुआ नहीं, तो डिस्पोजल पे कोई ट्रांसफर भी नहीं होगा, जीरो। और फिर रीवैल्यूएशन। ठीक है, रीवैल्यूएशन इसमें नहीं आती, ठीक है, सॉरी, ये कॉलम आएगा ही नहीं कभी भी, ये खाली ऊपर में आता है। ठीक है, ये वाला कॉलम यहाँ से डिलीट होने वाला है, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो एसिड की होती है ना, क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन को रिवैल्यू तो नहीं होती ना, एसिड पहले ही नेट बुक वैल्यू पर होता है, वहां से रिवैल्यू। तो ये वाला रिवैल्यूएशन वाला कॉलम यहाँ से मिटा दे। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यार ये तो हमारे लिए काम का ही नहीं है। ठीक है, ये नहीं है हमारे लिए, इरेलीवेंट है, इसको मैं बल्कि उड़ा देता हूँ। ये चले आता रहे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बहरहाल हमारा इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रिवैल्यूएशन सिर्फ ऊपर आती है। ठीक है, ये आपने लाजमी याद कर लेने। तो चलें जी, ये भी हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया, तो पहले दो तो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 900 एसिड के क्लोजिंग में से कम्युनिटी डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग माइनस करो तो 900 आ गया। फिर बिल्डिंग के क्लोजिंग में से इसका क्लोजिंग माइनस करो, कम्युनिटी डेप्रिसिएशन का, ये हमारे पास 683 आ गया। डिस्पोजल तो इन दोनों में जीरो और जीरो हुआ है। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं बाकी क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है सवाल के अंदर। ठीक है, ये वाला पॉइंट नंबर 6 हम कर चुके हैं, पहले 4 भी कर चुके हैं, 6 भी कर चुके हैं, और 7 भी साथ ही था 6 के साथ, ये भी हमारा हो गया है। 8 में तो खाली इन्फॉर्मेशन दी है ना कि कैसे क्या क्या डेप्रिशिएट होता है, बस। ठीक है, अब हमारे एसिड भाई साहब, प्लांट एक नया आया है 154 का, ये देखिए हमने लिखा है कि नहीं, यस, प्लांट एंड मशीनरी में 154 हमने एडिशन बनाई हुई थी। ठीक है, तो इसको भी हमने टिक किया हुआ है, हाँ ये हुआ है ना पहले का ऐड। अब हम पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं और डिस्पोजल की अकाउंटिंग सीखते हैं। उसने क्या कहा कि ये एसिड बिके हैं, तो बेचने के लिए मुझे क्या चीजें चाहिए, चार, क्या, कि लिया कब था, कितने का लिया था, बेचा कब है, कितने का बेचा है, चार चीजें। तो लिया कब था, ये इन्फॉर्मेशन भी पता है हमारे पास। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं पता। ओके, ये इन्फॉर्मेशन वैसे हम निकालते किस लिए थे, कि हम उसकी कुमुलेटिव डेप्रिसिएशन निकाल लें, कब लिया था एसिड। तो अब चलिए इसको सॉल्व करता हूँ। प्लांट की हाली बात करते हैं। ठीक है, 277 प्लांट का रेट क्या है, 20% स्ट्रेट लाइन। तो प्लांट के लिए मतलब मुझे थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। फिक्सचर ये जो बिका है ना, ये इसके लिए बाय रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो इसके लिए भी है, आसानी होगी, क्योंकि हमने सारी कॉम्प्लेक्स चीजें तो हमने पहले की हुई हैं। ओके, तो अब ये नहीं बताया कब बिका है, तो हम ये जूम करेंगे साल के पहले दिन ही बिका है। ओके, प्लांट कितने का है, कॉस्ट उसकी 277। तो डिस्पोजल की एंट्री करनी आती है ना, ये नहीं आती, क्या होती है डिस्पोजल की एंट्री। ठीक है, डिस्पोजल की एंट्री करते हैं। डिस्पोजल की क्या एंट्री होती थी, कॉस्ट खत्म, कॉस्ट क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, जो बैंक में पैसा आया वो भी डेबिट हो जाता था, और बाकी गेन या लॉस आता था। ऐसा है कि नहीं, सिंपल एंट्री, कॉस्ट भी खत्म करो, क्रेडिट करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी खत्म करो, डेबिट करो, बैंक में पैसा आया तो वो भी डेबिट करो, और बाकी जो भी आया, क्रेडिट साइड पे अगर कोई आया यहाँ पे बैलेंसिंग, तो वो गेन हो जाएगा, डेबिट साइड पे आया तो वो लॉस हो जाएगा। तो अब एसिड की कॉस्ट थी कितनी, प्लांट था 277, तो 277 से क्रेडिट। ठीक है, उसकी जमाशुदा डेप्रिसिएशन कितनी है जी, 195, 195 से वो डेबिट, और फिर 86 की प्रोसीड है, तो बैंक में 86,000 डेबिट, और इसका बैलेंसिंग निकालने की साइड पे आता है 86 प्लस 195 माइनस 4, यानी कि 4 रुपये इस साइड पे आए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गेन।
P&L में गेन आया मेरे पास। ठीक है, क्योंकि किसकी नेट बुक वैल्यू निकाले मेरा क्या होगी, कॉस्ट इसकी थी 277, 195 इसकी उस दिन रिटर्न वैल्यू थी यानी, और उस दिन की इसकी कीमत कितनी होगी फिर, 277 उसकी कॉस्ट थी, 195 उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, तो 82 का नेट बुक वैल्यू थी। अब 82 वाला एसेट 86 में बिका तो 4 रुपए का फायदा आया, बिल्कुल। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, कौन से दो अकाउंट सीट होने हैं अकाउंट में, एक तो कॉस्ट का अकाउंट, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो कॉस्ट 277 से क्रेडिट करते हैं कॉस्ट। ठीक है, अब मैं इस पे आ गया हूँ प्लांट पे, डिलीशन कितने की डिलीशन हुई है, 277 मालियत का एसिड यहाँ से डिलीट हुआ है, तो इसको मैं माइनस का शो करूंगा 277 का। ठीक है, फिर 195 की डेप्रिसिएशन भी उड़ा दो, तो डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल 195, यस 195, तो वो भी यहाँ से माइनस कर दी। ठीक है, बस क्योंकि मैंने क्या कहा था नोट में, तो मैं हाली कॉस्ट का अकाउंट पोस्ट करता हूँ और किसका करता हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। बैंक और P&L का तो नहीं आता ना, सिर्फ मैंने क्या कहा था नोट्स में दो ही अकाउंट आते हैं, कॉस्ट का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, तो उन दोनों अकाउंट की जो जो चीजें हिट हुई हैं वो वहां पे मैंने लिख दी है। ओके, ठीक है जी, प्लांट तो हो गया खत्म। फिर फर्नीचर, फर्नीचर भी बिका है, तो ठीक है फर्नीचर भी बेच देते हैं। फर्नीचर के लिए सेम एंट्री होती है, डिस्पोजल की हमेशा ये एंट्री होती है क्या, जो भी उसकी कॉस्ट है वो उड़ा दो, क्रेडिट कर दो, बैंक में कोई पैसा है डेबिट कर दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उड़ा दो, वो भी डेबिट कर दो, फिर देख लो क्या है कहाँ पे बैलेंसिंग आया। तो फर्नीचर फिक्सचर मेरे पास 41 रुपये वाला था, 41,000 कॉस्ट थी, तो कॉस्ट 41,000 उड़ाई यहाँ से 41,000। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, 31 थी, तो 31 से वो डेबिट, बेचा कितने का, 4 रुपए का, मतलब 4,000 रुपीज इन थाउजेंड के बाद। तो अब देखिए बैलेंसिंग किस साइड पे है, बैलेंसिंग आया है डेबिट साइड पे, 35 और यहाँ पे 6 का, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस। कैसे लॉस, देखिए 41 की कॉस्ट 31 डेप्रिशिएट हुआ, तो यानी कि 10 रुपया उसकी कीमत थी नेट बुक वैल्यू, 10 वाली चीज 4 रुपए में बिके तो 6 रुपए का नुकसान होता है, फायदा नुकसान होता है। तो बाकी एंट्री तो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और कॉस्ट, क्योंकि ये दो अकाउंट बता रहा हूँ नोट पे, तो ये मैंने पोस्ट करनी है। तो कॉस्ट में से 41 माइनस कर देता हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से 31 माइनस कर देता हूँ, तो फिक्सचर में कॉस्ट में से मैं यहाँ पे 41 माइनस कर देता हूँ, क्योंकि 41 कॉस्ट का ऐसे चला गया, और क्या करूँ, डिस्पोजल में से उसकी जमाशुदा डेप्रिसिएशन कितनी थी, 31, तो यहाँ से 31 माइनस कर देता हूँ। समझ आई बात या नहीं, सिर्फ पोस्टिंग की है ना, यहाँ से ऐसे डिलीट हुआ और उसकी यहाँ से जमाशुदा डेप्रिसिएशन डिलीट हुई। बाकी गेन एंड लॉस और वो अकाउंट, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट है, मैं सिर्फ यहाँ पे मैंने कहा दो लेजर खोले में, एक एसिड का, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, तो वो मैंने पोस्टिंग कर दी। ठीक है जी, तो ये वाला पॉइंट भी मेरा क्लियर हो गया। इसके अलावा इनकी कोई रिवैल्यूएशन हुई है प्लांट एंड मशीनरी की, नहीं, खाली लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन हुए हैं। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी की ना कोई ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे जीरो। ठीक है, ना कोई रिवैल्यूएशन हुई है, तो यहाँ पे भी जीरो। फिर फर्नीचर फिक्सर की कोई रिवैल्यूएशन हुई है, ट्रांसफर हुआ है, नहीं, जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, देख अब कंपनी के पास चॉइस होती है, ठीक है, कि कोई भी क्लास ऑफ एसिड या तो वो कॉस्ट पे रखे या रिवैल्यूएशन, तो उसने क्या किया कंपनी ने, लैंड एंड बिल्डिंग को तो रिवैल्यूएशन पे रखा, बाकी प्लांट मशीनरी फिक्सचर को कॉस्ट मॉडल पे रखा है, तो ठीक है। हाँ, ये नहीं हो सकता कि लैंड एंड बिल्डिंग में आधी लैंड वो कॉस्ट पे रखे और आधी रिवैल्यूड अमाउंट पे रखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भी क्लास है, मतलब गाड़ियां अगर उसने रखनी है तो सारी गाड़ियां कॉस्ट पे रखे या सारी गाड़ियां रिवैल्यूएशन पे रखे। इसी तरह फर्नीचर में सारा फर्नीचर कॉस्ट पे रखे या सारा उस पर रखे, ये नहीं हो सकता कि आधी चीजें कॉस्ट पे आधी रिवैल्यूएशन पे। हाँ, ये हो सकता है कि गाड़ियां सारी वो रिवैल्यूएशन पे रखे, लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट पे रखे, मशीनरी हर अलग अलग क्लास है। ठीक है, तो ये एक अलग अलग क्लास है, लैंड एंड बिल्डिंग की अलग क्लास है, प्लांट एंड मशीनरी की अलग है, तो अलग अलग क्लास को हम कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग को तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा,
बाकियों को कॉस्ट पे रखा, तो बस बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, उसकी अपनी चॉइस है, पॉलिसी है उसकी। हाँ, ये नहीं हो सकता कि आधी बिल्डिंग कॉस्ट पे है आधी नहीं, दूसरा नहीं पॉसिबल, इस तरह पॉसिबल है कि बिल्डिंग सारी उस पे रखी है, आधी दूसरे मॉडल पे, ठीक है। तो ये वाला टेबल तो मेरा कंप्लीट हो गया, ऐसा है कि नहीं। इसका ट्रांसफर भी जीरो होगा, इसका भी जीरो, क्योंकि यहाँ से अब मसला आता है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालनी है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की भी फॉर द ईयर निकालनी है, और फर्नीचर एंड उसकी भी फॉर द ईयर निकालनी है। तो फॉर द ईयर निकालना कौन सा मुश्किल है? फॉर द ईयर में क्या, हमेशा तीन चीजें हम देखते हैं क्या, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालने में क्या तीन चीजें देखते हैं हम, के न्यू की कितनी है, वो एसिड जो डिस्पोज हुए उनकी कितनी है, और वो एसिड जो रिमेनिंग है, जो पूरा साल होल ईयर यूज हुए हैं, उनकी कितनी है। तो पहले तो मैं किसकी निकालूं, प्लांट एंड मशीनरी की। इसमें कोई एसिड नया आया है, सवाल में देखें, यस, सवाल में भी देखें या डिस्क्लोजर में भी हमने देखे, बिल्कुल नया आया है क्या, 154 का नया आया था, ठीक है, ये 154, ठीक है, 154 का नया आया था, ठीक है। तो इस पे डेप्रिसिएशन लगती है 20% प्लांट पर स्ट्रेट लाइन। तो 154 का नया आया था, 154 रुपीज इन थाउजेंड है, तो इसलिए मैं 154 लिख रहा हूँ। और स्ट्रेट लाइन है, मैंने उसको रेजिडुअल वैल्यू बताई नहीं है, और क्या है, 20% स्ट्रेट लाइन। हर चीज पे अलग अलग रेट लगाना जो दिया हुआ है। लैंडेड बिल्डिंग 2% स्ट्रेट लाइन थी, बिल्डिंग उसको उस पे किया। प्लांट 20% है, 20% में करना है। और कब आया, डेट बताइए, नहीं बताई, तो हमने कहा साल के पहले दिन ही आया होगा। तो 154 का 20%, 154 आया, इसका 20% डेप्रिशिएट होगा, कितना होगा जी, 30.8, या फॉर टाइम बीइंग इसको मैं 31 कर देता हूँ, ठीक है, राउंड ऑफ कर लिया। फिर वो जो डिस्पोज हुए उनकी डेप्रिसिएशन। तो मैंने क्या कहा कि जो डिस्पोज हुए साल के दौरान कुछ अर्सा इस्तेमाल होने के बाद, हमने ये क्या अज्यूम किया था कि डेट नहीं बताई हुई डिस्पोजल की, कि डेट ऑफ डिस्पोजल नहीं बताई हुई। तो हमने क्या अज्यूम करना है कि फर्स्ट डे को ही डिस्पोज हुए हैं, एग्रीड। तो पहले दिन ही अगर डिस्पोज होगी तो साल के दौरान कुछ अर्सा वो चले, नहीं, तो ड्यूरिंग द ईयर की इसकी डिस्पोजल की कितनी है, जीरो। हाँ, वो ऐसी जो पूरा साल इस्तेमाल हुए हैं, उनकी निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगी भला। साल के शुरू में कितने थे कॉस्ट के एसिड, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इसमें कॉस्ट देखी जाएगी। तो साल के शुरू में आप जाएं जरा, पहले दिन फर्नीचर एंड फिक्सचर कितने के, 390 के पड़े हुए हैं। स्ट्रेट लाइन कॉस्ट भी लगता है, तो बस ठीक है, 390 पे लगा दे। 390 था, उसमें से कोई बिक गया, बिल्कुल बिका, ठीक है। 390 की साल के शुरू में थे, लेकिन पहले ही दिन कौन सा एसिड बिका था, जिसकी कॉस्ट क्या थी, ये प्लांट 277, सॉरी ये ऊपर 1613 है ना। प्लांट एंड मशीनरी कितने का, 1613, 1613 के एसिड से, ठीक है, 1613 के पहले दिन, ठीक है, साल के स्टार्ट में उसने बताया हुआ है, एज ए 2000 31 दिसंबर 2014 का था, यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग था, इस साल को ओपनिंग होगा 1613 की प्लांट एंड मशीनरी। उसमें से साल के दौरान बिकी कितनी कॉस्ट की, तो साल के दौरान बिकी भाई 277 कॉस्ट वाला प्लांट, तो ये इसको माइनस कर लो। क्यों, क्योंकि ये तो निकल गया था बीच में से, बाकी पूरा साल इस्तेमाल हुए हैं। तो बाकियों पे रेट क्या है, 20%, और पूरा साल इस्तेमाल हुए हैं तो 12/12। तो 1613 -277, ये आ गया। इस पे 20% डेप्रिसिएशन ले लें तो कितनी आएगी, 267.2। तो 267 कर लेते हैं बस। तो ले भाई, वो एसिड जो नए आए थे उनकी भी आ गई डेप्रिसिएशन। साल के दौरान जो डिस्पोज हुआ उसकी कितना अर्सा चल के डिस्पोज हुआ, तो हमने कहा पहले ही दिन डिस्पोज हो गया था, इसलिए उसकी डेप्रिसिएशन नहीं है। और बाकी जो पूरा साल इस्तेमाल हुआ, हमने कहा साल के शुरू में इतनी कॉस्ट की थी, क्योंकि कॉस्ट निकली क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगली जो है ना, अ, वो उस पे है, रिवैल्यूएशन पे, सॉरी रिड्यूसिंग बैलेंस पे, ठीक है, तो उसकी हम अलग से करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन किस पे लगता है, कॉस्ट पे। तो कॉस्ट उठाई, मैंने कहा देख लो इसमें से कोई बिक तो नहीं गया, मैंने कहा ओपनिंग कितने थे, लेकिन उसमें से पहले ही दिन 277 का बिक गया है। तो बिक गया है, उसको माइनस कर दो, बाकी तो पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, तो उनकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, तो 267 + 31, ये आपके पास आ जाएगा 298। 298 की डेप्रिसिएशन है फॉर द ईयर, किसकी भला, प्लांट
एंड मशीनरी की 298। तो यहाँ पे जाएं जरा, फॉर द ईयर में क्या लिखे, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर प्लांट मशीनरी की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट P&L में हुआ होगा, मैंने तो कम्युनिटी डेप्रिसिएशन के अकाउंट लिख रहे हैं, तो एक डेप्रिसिएशन डेबिट, एक कम्युनिटी डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितना 298 से। फिर अब फर्नीचर एंड फिक्सचर रह गया, इसकी फॉर द ईयर निकालनी, तो फॉर द ईयर निकालने के लिए वही काम है, न्यू, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है, न्यू पे निकालो। फिर वो एसिड जो साल के दौरान कुछ ऐसा चल के डिस्पोज हो गए उनकी निकालो, और फिर वो जो होल ईयर पूरा साल इस्तेमाल हुए उनकी निकालो। तो क्या फर्नीचर एंड फिक्सचर में कोई नया एसिड आया है हमारे पास? यस, 40 का हमने लिखा हुआ है। कैसे भला? ये देखें, एडिशन टू फिक्सचर एक्सक्लूडिंग, जो नया कंप्यूटर के लिए 20 आती है उसके अलावा 40,000 का था, तो ठीक है, न्यू के हम निकाल लेते हैं 40,000 का। अब ये है रिड्यूसिंग बैलेंस पे, ये सवाल आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, पहले दो तो स्ट्रेट लाइन पे है, तो परेशानी नहीं है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस पे तीसरे वाला, तो इसको रिड्यूसिंग पे ही करना है भाई, फिक्सचर को 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, 40,000 का आया, या 40,000 है तो बस 40 लिख देता हूँ, 40 का आया 40 का इंटू 25%, क्योंकि पहले दिन उसकी नेट बुक रिड्यूसिंग बैलेंस तो नेट बुक पे लगता है, तो पहले दिन नेट बुक वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट माइनस आज तक की डेप्रिसिएशन उस पे रेट, तो आज तक की डेप्रिसिएशन आई जीरो, क्योंकि पहले दिन ही आया, तो कॉस्ट पे रेट लग जाएगा, कॉस्ट माइनस नेट बुक वैल्यू, समझ रहे हैं ना यार, चले बता देता हूँ यार, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है ना, तो आज पहला दिन है तो कॉस्ट क्या है 40, आज तक की डेप्रिसिएशन, आज पहला ही दिन है तो डेप्रिसिएशन जीरो है, तो 40 माइनस जीरो 40 ही आएगा, उस पर 25% ले लें। और बताया है किस दिन खरीदा है, कितने महीने इस्तेमाल को नहीं बताया, तो हम कहते हैं पहले ही महीने खरीद लिया था, तो ओके, तो 40 का 25% ले, 40 का 25%, 10, 10 ये आ गया। फिर वो एसिड जो साल के दौरान डिस्पोज हो गए उनकी डेप्रिसिएशन, तो डिस्पोज कितने हुए हैं भाई साहब, फिक्सचर 41 का डिस्पोज हुआ है, 41 कॉस्ट का, तो ठीक है, लेकिन हमने ये कहा कि यार ये पहले ही दिन डिस्पोज हो गया, तो क्या वो साल के दौरान कोई डेप्रिशिएट हुआ होगा? नो, नील, ठीक है। अगर तो वो कोई डेट बता देता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर तो आपको वो डेट बता देता कि यार इस तरीके को, लेट्स सपोज वो कहता है ना, लेट्स सपोज करते हैं यहाँ पे, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, पॉज करके तसल्ली से सुनिएगा, कोई मसला नहीं। लेट्स सपोज वो कहता है ये एसिड डिस्पोज हुआ है 30 जून 2015 को, अभी हमने क्या जूम किया कि पहले ही दिन 1 जनवरी 15 को डिस्पोज हुआ है, ऐसा है कि नहीं? वो कहता है नहीं यार, ये 30 जून को डिस्पोज हुआ है, डेट बता देता, लेट्स सपोज 30 जून बता दे, तो मैं 30 जून 15 तक की डेप्रिसिएशन तो निकाल लेता ना, कैसे भला? ऐसे मैं क्या करता, मैं कहता यार पहली तारीख को इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, क्योंकि रिड्यूसिंग में तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है ना, तो पहली तारीख को रिटर्न डाउन वैल्यू इसकी कितनी है जी, पहले तारीख को बेचे 41 की कॉस्ट है, ठीक है, और जमा शुदा डेप्रिसिएशन 31 है, तो 41 माइनस 31, 41 की कॉस्ट है, जमा शुदा 31 है, तो कितना आता है 10, तो 10 पर मैं रेट लगाता, रिटर्न डाउन वैल्यू पर 25% रेट लगाता, और कितना महीना चले है, 6 माह, तो 6/12, यानी 10 का 25% 2.5, उसका आधा करें तो 1.25, इतनी डेप्रिसिएशन होती है उसकी, ठीक है। फॉर द ईयर में यहाँ पे आती है, यहाँ पे जीरो ना आता बल्कि वो आती है अगर वो डेट बता देता। उसने कहा कि पहले ही दिन, क्योंकि पहला सवाल है हमारा आसान है, तो पहले ही दिन डिस्पोज हो गया है, तो क्या वो एसिड जो पहले ही दिन डिस्पोज हो गया, साल में कुछ चला है कुछ अर्सा, पहले दिन डिस्पोज हो गया तो चला ही नहीं, तो बस उसकी डेफिशिएंसी जीरो। फिर वो एसिड निकालो जो पूरा साल चले हैं, तो अब मैंने क्या करना है, उन एसिड की कॉस्ट निकालूं या उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू, तो देखना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस, तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो यानी मुझे उन एसिड्स की रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कोई मसला नहीं है। मैंने कहा जी फर्नीचर एंड फिक्सचर 390 की उनकी कॉस्ट है साल के शुरू में, और 140 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है साल के पहले दिन, 390 की कॉस्ट है माइनस 140 की, तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू कब की है, ऑन फर्स्ट डे, यानी ये वो साल के शुरू में इतने के एसिड्स पड़े हुए थे पहले दिन, तो इनमें से मैं वो निकाल दूं
जो बिक गए तो बाकी के आप होंगे। ठीक है, शुरू में इतने एसिड पड़े थे, उनमें से वो निकाल दो जो बिक गए, तो बाकी एसिड पूरा साल इस्तेमाल हुए हैं। तो इनमें से उन एसिड्स की रिटर्न डाउन वैल्यू निकाली, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू है ना। तो उन एसिड्स की रिटर्न डाउन वैल्यू निकालो जो साल के दौरान डिस्पोज हुए हैं। तो क्योंकि पहले दिन की रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो इसमें से पहले दिन की ही रिटर्न डाउन उनकी माइनस कर दो, शुरू से इलाज कर दो, पहले दिन से इलाज। तो हमने क्या कहा था, जो एसिड बिके हैं, फिक्सचर कितने का बिका है जी, 41 कॉस्ट थी उसकी, 31 डेप्रिसिएशन थी कुमुलेटिव, तो यानी 10 रुपए उसकी नेट बुक वैल्यू थी। तो यहाँ से मैं 10 रुपए माइनस कर दूंगा। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू फर्स्ट डे, फिर रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन फर्स्ट डे, ऑन फर्स्ट डे ऑफ दोज एसिड्स जो कि साल के दौरान कभी बिके हैं, ऑफ दोज एसिड्स, ठीक है, डिस्पोज ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। ये हमेशा ये रूल लिख लें। बल्कि हम क्या करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस में, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या करते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन कितनी रिटर्न डाउन वैल्यू है, रिटर्न डाउन क्या होती है, कॉस्ट माइनस जमाशुदा डेप्रिसिएशन, में से माइनस कर दो उन एसिड्स की रिटर्न डाउन वैल्यू पहले दिन की, क्योंकि पहले दिन की हम निकाली, तो उसमें से पहले दिन की रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ दोज एसिड्स डिस्पोज, जो कि साल के दौरान कभी भी बिके हैं ना, उनके पहले दिन से ही अलग कर दो, पहले दिन से ही अलग कर लो कि यार इसने आखिर में जाके ही बिक जाना है, तो बस ठीक है, पहले दिन से अलग। तो बकाया वो आ जाएंगे जो पूरा साल इस्तेमाल हुए हैं। और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो सारा कुछ होता, सिर्फ रिटर्न डाउन वैल्यू की जगह आप क्या लिखते, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो रिटर्न डाउन सारा ऊपर वाला फॉर्मूला, सिर्फ रिटर्न डाउन वैल्यू की जगह कॉस्ट लिखते, कॉस्ट, कॉस्ट ऑन फर्स्ट डे माइनस कॉस्ट ऑफ दोज एसिड्स, कॉस्ट ऑन फर्स्ट डे ऑफ दोज एसिड डिस्पोज ऑफ द ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो अब ये रिड्यूसिंग बैलेंस था, तो इसलिए हमने रिटर्न डाउन वैल्यू लिखी। तो रिटर्न डाउन वैल्यू ओपनिंग कितनी थी, 390 माइनस 140, कितना आता है जी, 250। 250 ऐसा है कि नहीं, उसमें से उन एसिड्स की पहले दिन की रिटर्न ऑन वैल्यू जो डिस्पोज हो गए हैं, तो पहले दिन कितना डिस्पोज हो गए हैं, ठीक है, जो भी एसिड डिस्पोज हुए हैं उनकी पहले दिन रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी थी, यहाँ से निकालिए। मैंने कहा पहले दिन उनकी कॉस्ट, क्योंकि मैंने क्या जूम किया है, सोल्ड, सोल्ड की डेट नहीं बताई हुई, तो मतलब पहले ही दिन बिके होंगे, तो पहले दिन बिके हैं। ठीक है, तो पहले दिन उनकी वैल्यू कितनी है, रिटर्न ऑन वैल्यू 41 की कॉस्ट है, 31 की जमाशुदा डेप्रिसिएशन है, तो 10 की उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू। बस बाकियों पे मैंने क्या लगा दिया, 25% रेट, बाकी पूरा साल स्मॉल वन टू 12/12 कर लेता भी ठीक। तो 250 में से 10 निकाले तो 240, 240 का 25% ले लें, तो 60 रुपए की डेप्रिसिएशन उन एसिड पे जो पूरा साल स्मॉल हो। ठीक है, 60 प्लस जमा 10 70, यानी कि 70 रुपए उन एसिड की डेप्रिसिएशन है, 70 रुपए जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकल आई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितना, कितना बोला, 70, यहाँ पे 70, ये लें जी, 70 डाला, तो ये हमारा सवाल का, ये लाइन तो वैसे भी नहीं आनी थी, इसको अभी उड़ा ही देते हैं, फॉर्मूले सेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आप अपने कैलकुलेटर पे करें, ठीक है, एक्सेल से परेशान मत होइएगा। तो रिटर्न डाउन वैल्यू निकालें जरा। ठीक है, सारे कॉलम फिल हो गए, बिल्कुल, तो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया यहाँ पे। हमारा आंसर क्या आया है, देखें, 2722 टोटल, ये वाली फिगर जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये वाली चीज फिगर, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लाइन आ रही होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का है, 2722, साथ में लिखा होगा यहाँ पे ब्रैकेट में नोट 10। तो जो भी बंदा नोट 10 का सफर तय करेगा, वो यहाँ पे आके देखेगा नोट 10, उसको नजर आ जाएगा, अच्छा लैंड इतने की नेट बुक वैल्यू में पड़ी है, बिल्डिंग इतने में पड़ी है, प्लांट मशीनरी इतने में पड़ी है, फर्नीचर फिक्सर इतने में पड़ा है, और टोटल, ठीक है, टोटल वाला कॉलम है, इन सबको सम करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये इतना ही बनेगा 2722, यानी कि 2722
रुपीज इन 2722 के मेरे पास एसेट्स पड़े हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे यही आ रहा होगा 2722। ठीक है, फेस पे 2722 ही आ रहा होगा। उसके ब्रेकअप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक नई दुनिया नजर आएगी। अच्छा यार, अच्छा इसकी लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, प्लांट मशीनरी भी है, फर्नीचर भी है। 2722 तो बुक में कितना है जी? 2722। यानी कि हमारी वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह टैली है। ठीक है, यहाँ तक तो एक डिस्क्लोजर बन गया। डिस्क्लोजर के साथ आपने, ठीक है, यहाँ तक पहले देखें, उसके साथ में कुछ कहानियां भी लिखनी होती हैं। ठीक है, डिस्क्लोजर की। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है ना? आई होप। बस नीचे फिर पता है क्या लिखते हैं? ये लाइन हमेशा लिखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन रीवैल्यूड ड्यूरिंग द ईयर बाय द बेस बाय। ये जो समझाया होता है ना कि किसने रीवैल्यूएशन की है, ये एक लाइन लिखते हैं। और फिर उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको उधर जाके ना, यहाँ पे कुछ चीजें लिखवाता हूँ। सीडब्ल्यूआईपी की मूवमेंट देख लें, 44 की है सवाल में। देख इसके, देखें इसने कितनी निकाली हुई है। सीडब्ल्यूआईपी की मूवमेंट शो कराई हुई है। इसने 64 कराई है। क्यों बोला? क्योंकि इसने वर्किंग वन में देखें, कंप्यूटर का एडवांस है ये, हमारा बुक से ये तजाद है कि ये हमने कहा ये नहीं आना चाहिए, ये करंट। ठीक है, तो उसने डिपॉजिट को भी इसका पार्ट बना दिया, तो हमने नहीं बनाया। तो हमारी अकाउंटिंग ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इंशाल्लाह। तो बाकी चीजें मैच कर रही हैं, फाइन। ओके। अच्छा, अब साथ में लिखना क्या क्या होता है, मैं आपको पांच छह चीजें बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नोट जब मुकम्मल होता है ना, नीचे कुछ कहानियां लिखनी होती है, वो कहानियां मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या करते हैं। ठीक है, ये तो कुछ बातें याद रखनी। सबसे पहले सर्वेयर का बताते हैं यहाँ पे। सर्वेयर, कि किस सर्वेयर ने आपका किया है, रिवेल्युएशन की है। ठीक है, जो भी लाइन कहाँ से लिखनी है आपने, वही जो अकाउंट्स में नहीं आ रही थी, क्या आ रही थी भला? ये ये वाली लाइन यहाँ से उठा के दी रिवेल्युएशन। ठीक है, ये वाली सारी द रिवेल्युएशन। सॉरी यार, ये तो मैंने बहुत गंदी लाइन लगाई। ठीक है, बहरहाल यहाँ से यहाँ तक का मैं आपको करता ही हूँ कि यहाँ से लेके द रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म बाय दिस ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑन ओपन मार्केट बेसिस। ठीक है, इस बेसिस पर उन्होंने किया है। ये लाइन यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ तक नोट बनाने के बाद ये लिखनी है। उसके बाद एक लाइन, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, कि अगर रिवैल्यूएशन ना करते तो क्या हो जाता। हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, यानी कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट भी बताता है कि स्टैंडर्ड साथ से बताते रहो, ताकि यूजर जब देखे तो ये ना परेशान हो जाए कितने एसेट्स कैसे बढ़ गए, क्या हुआ। तो उनको पता हो कि अगर रिवैल्यूएशन ना करते तो क्या होता, आज क्या होता। हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो कॉस्ट इतनी होती भाई साहब, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी होती। ठीक है, और इन दोनों का नेट करके नेट बुक वैल्यू इतनी होती। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि लाजमी बताना है। ठीक है, पहले लाइन में सर्वेयर का बताना है कि किसने वो किया है। फिर अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो एसेट की कॉस्ट इतनी होती, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी होती, और आज किताबों में इस नेट बुक वैल्यू पर आ रहा होता। फिर मेजरमेंट बेसिस बताते हैं हमेशा, ये आपको सवाल से ही पता चलेंगे। ठीक है, ये ऐसे मजे के नंबर है ना, बस सवाल से उठा के लिखने के नंबर है खाली, टोटल से यकीन करें। मेजरमेंट बेसिस, कि किस मेजर बेसिस पे मेजरमेंट होती है, तो क्या मतलब, हम लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग की मेजरमेंट बेसिस है क्या? रीवैल्यूएशन मॉडल, याद है ना? या नहीं? लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूएशन मॉडल पे है। और बाकी सारे ऑल एसेट्स, फर्नीचर फिक्सचर, और क्या था हमारे पास, फर्नीचर फिक्सचर था, और प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे कौन से मॉडल पे हैं? कॉस्ट मॉडल पे। ऐसा है कि नहीं? सवाल से लिख देख के छापने के नंबर है बस। मेजरमेंट बेसिस की, किस बेसिस पे मेजरमेंट हो रहा है, तो हमने कहा लैंड एंड बिल्डिंग तो रिवैल्यूएशन बेसिस पे मेजर हो रहा है। बाकी सारों के नाम लेके नहीं कहना यार ये तो कॉस्ट पे मेजर हो रहे हैं बस, ताकि यूजर को पता चल जाए। फिर चौथी चीज, डेप्रिसिएशन के मेथड बता दो, किस मेथड पे डेप्रिशिएट हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, और क्या था, यहाँ से उठाना लिखना है बस। बिल्डिंग, लैंड, लैंड तो है होती नहीं है, बिल्डिंग प्लांट, ये स्ट्रेट लाइन पे बिल्डिंग, लैंड को उठा देते हैं, बिल्डिंग और प्लांट, ये किस पे है?
स्ट्रेट लाइन मेथड पे, और बाकी वो लोग भाई से फिक्सचर भाई साहब जो से हैं वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे होते हैं। एक बात, फिर डेप्रिसिएशन मेथड जब बता दिया तो डेप्रिसिएशन के रेट भी बता दो ना, डेप्रिसिएशन रेट्स भी बता दो क्या बिल्डिंग होती है जी। या एक ही कॉलम में लिख सकते हैं आगे आगे मैं आपको जब सॉल्व करूंगा तो एक ही में लिखा करेंगे कैसे। बिल्डिंग जो सी है वो डेप्रिशिएट होती है स्ट्रेट लाइन मेथड पे कितना, 2%। प्लांट होता है स्ट्रेट लाइन मेथड पे कितना, 20%। फिक्सचर्स एंड फर्नीचर होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर कितना, 25%। बस तो ये इन्फॉर्मेशन दे दें तो यूजर का काम भी तमाम हो जाएगा। क्या देने सबसे पहले लाइन में हमेशा अगर सर्वेयर की किस सर्वेयर ने क्या रिवैल्यूएशन की कौन सी बेसिस पे, तो वो जो लाइन सॉल्व में नहीं आ रही, ये सर्वेयर था इसने रिवैल्यूएशन की इस मॉडल को यूज करते हुए रिवैल्यूएशन की, बस वो लाइन। दूसरी, अगर वो रिवैल्यूएशन ना करते तो आज एसिड कितने का होता, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने की होती और नेट बुक वैल्यू कितने की होती। तो इस पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ा करेगी। बाकी मेजरमेंट बेसिस बताना है कि किस बेसिस पर मेजरमेंट है, रिवैल्यूएशन मॉडल है कॉस्ट पे, फिर डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग, और उसका रेट क्या है 2%, 20%, 30%। ठीक है, बस ये 5 चीजें लिख दें, आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। इसमें से एक चीज की सिर्फ कैलकुलेशन करनी पड़ती है ये। ठीक है, 5 ही चीजें होगी, और अगर कोई ये है तो इसको CWIP का ना नोट भी की मूवमेंट बना देंगे। CWIP की क्या मूवमेंट शो करा दो कि ओपनिंग कितनी थी, फिर एडिशन ट्रांसफर ये वो। तो ये जिस बच्चे ने सवाल पूरा कर लिया तो 20 में से 20 नंबर आएंगे। अगर आधा भी किया इतना करना है कम से कम के 15 एक नंबर तो आ ही जाए। तो 100 में से 15 नंबर ही हो गए, बाकी आपने पूरे पेपर में से 35 नंबर लेने और 50 पे पेपर पास हो जाना है। वैसे कोशिश यही करनी है कि 70, 80, 90 नंबर ले लें या उतना अटेम्प्ट करें ताकि अच्छे नंबरों से पास हो। लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि एक सवाल में से अगर आपके 15 नंबर आ जाते हैं, अभी तो आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, इम्पॉसिबल, लेकिन बिलीव मी, आप 2, 3, 4 दफा ये सवाल कर लें, बस हलवा लगेगा आपको। मुझे खुद याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो ये जब सर ने इस तरह का कोई सवाल कराया था तो मैंने कहा यार ये तो पता नहीं सी ये होगा नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। क्यों कि जाके सवाल को 2, 3 दफा देखो, नोट्स, ठीक है, लेक्चर पॉज कर करके ना, 2 घंटे का लेक्चर है, पॉज कर कर करके 6 घंटे में बेशक लो, लेकिन नोट्स बहुत अच्छे बने हो। हर चीज नोट पे लिख दो, जो जो मैंने बोला है ना सही सही जो बोला है। जो गलती से कुछ बोल दिया तो उसको नहीं, उसको क्रॉस लगा दीजिएगा। तो जो सही सही बोला है वो सारा कुछ लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 घंटे का लेक्चर आप अगर 6 घंटे में भी लेते हैं ना तो मेरे ख्याल से आपको नुकसान नहीं। ऐसे 6 घंटे लगते नहीं, 2 घंटे के लेक्चर में आपको बहुत भी बात हो 3 घंटे लग जाएंगे या 4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो आपने अपने ऊपर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम जाया नहीं होता। ओके, तो आपने क्या करना है, हमेशा ये टेबल बनाना है जब भी रिवैल्यूएशन नोट पूछे। ठीक है, ये नोट की शक्ल है, ये बना लेनी है। फिर CWIP है तो उसकी मूवमेंट शो करा देनी है, फिर सर्वेयर का नाम बताना है और किस मॉडल पे उसने किया है। फिर अगर रिवैल्यूएशन ना करते तो कितने का होता। फिर मेजरमेंट बेसिस बतानी है कि कौन सा रिवैल्यूएशन पे है कौन सा कॉस्ट पे है। फिर डेप्रिसिएशन का मेथड बताना है कि स्टेट लाइन एडिशन उसका रेट बताना है कितने कितने। हाँ, बाकी FR2 में एक और चीज हम सीखेंगे। ये ऐसी चीज है IS16 से आपकी जान नहीं छूटने वाली, ये मैं पहले बता। FR2 में वो कहते हैं डिस्पोजल जो है ना, ये यहाँ पे डिस्पोजल, उसकी भी इंफॉर्मेशन दो कि यार किस बंदे को बेचा है कितने का, ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये भी हम FR2 नहीं पढ़ रहे तो इसलिए हम FR1 में जितना है उतना ही पढ़ेंगे। तो FR2 क्या कहता है, कंपनी एक्ट के यार आपने जो ऐसी कंपनी ने बेचा है ना वो लिख के बताया कि किस बंदे को बेचा है कितने का बेचा है वगैरह वगैरह, उससे रिलेशनशिप क्या था। वो है बहुत ऊपर की बातें, आपने पास ये 5, 6 बातें नोट बना के नीचे ये 5, 6 कहानियां लिख देनी है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इसमें आप एक चीज है, आप यहाँ पे लेक्चर पॉज कर ले, कल यहाँ से आके सुन लीजिएगा कि अगर इवेल्युएशन ना होती तो आज ऐसे कितने का होता। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे, ये बल्कि आपका होमवर्क है। चलें जी, ये होमवर्क है। अगर ना करते रिवेलेशन तो रिवेलेशन ऐसे हुई किस किस की है। ठीक है, हुई किस किस की है, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग की। तो लैंड का तो मैं आपको बता देता हूँ, चलें आसानी, लैंड का क्या है जी, लैंड की कॉस्ट कितनी है, 500, बस इसका 500 ही आएगा। क्यों बोला, क्योंकि इसकी डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, तो 500 इसकी कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0, नेट बुक वैल्यू 5, रिवैल्यूएशन करते ना करते, ठीक है, अगर ना करते तो 500 की है। आज रिवैल्यूएशन आपने की हुई है तो कितने का आ रहा है ये देखो, 900 पे पहुंचा हुआ है। तो रिवैल्यूएशन ना करते तो 500 का। बिल्डिंग का आपका होमवर्क है क्या, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट निकालना सिखाया था ना 2, 3 लेक्चर पहले,
के पास जो पहले दिन की कॉस्ट है कितनी है भला बिल्डिंग की, ये 400। 400 से आप स्टार्ट करते हैं बस, एडिशन को लेते सिर्फ रीवैल्यूएशन ना होती, ठीक है, बाकी सब कुछ होता, सिर्फ रीवैल्यूएशन ना होती तो आज एसिड कितने का होता। ये आपका होमवर्क है, तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी, ये टेबल रट लें इसी तरह फॉर्मेट, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमें अकाउंटिंग सारी आती है, तो हमने बस एंट्रियां यहाँ पे जो देखनी है कौन सी पोस्ट करनी है वो करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।